दोस्तों अब तक आपने विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर पर जितनी भी वीडियोस देखी होगी, इवन मेरी 4 साल 5 साल पहले बनाई हुई वीडियो भी देखी होगी, उन सब वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाली है। मैं आपसे लिख के देता हूं, दावा करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जितने भी राइटर्स थे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, जो भी पूछे जा सकते हैं, सबको इस वीडियो में चार्ट्स बना के डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो, इस टाइम स्पैन को हम 1837 से 1901 तक रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी थी और उनकी डेथ हुई थी 1901 में। इस एज को सेकंड रेनेसा भी कहा जाता है। इस एज में साइंस और रिलीजन के बीच में बड़ा तगड़ा क्लैश हो रहा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा था, वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। यहाँ पे पावरलेस शायद साइंस के लिए कहा था। विक्टोरिया जब क्वीन बनी तो उस वक्त हंग्री 40s का टाइम चल रहा था, क्योंकि लोग भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे। उस वक्त 1838 में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, चार्टिस्ट मूवमेंट कहा जाता है उसको, जिसके अंदर वोटिंग राइट्स मांगे गए सबके लिए। मतलब पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वुमेन और वर्किंग क्लास को तो बहुत बाद में मिले थे। तो ये मूवमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारा सपोर्ट मिला था पैम्पलेट्स के जरिए इस मूवमेंट को। देखो, विक्टोरिया को प्रॉब्लम्स तो खूब झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसी वक्त 1848 में मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन हो गया था। 1853 से 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर भी हुई थी। एजुकेशन एक्ट भी आ गया था 1876 में, कि सारे जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनको स्कूल भेजा जाएगा, उनको स्कूल भेजा ही जाएगा। फिर इसके बाद में 1876 में ही क्वीन विक्टोरिया इंडिया की एम्प्रेस भी बनी थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में। और 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली भी हुई थी। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे विक्टोरियन एज से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब से लिटरेचर कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। देखो, विक्टोरियन एज में अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़े तो लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर का नाम अगर मैं लूँ तो वो थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने 2 वर्क्स लिखे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द डिसेंट ऑफ मैन। देखो, ये जो लॉजिकल बातें लेकर आए थे दुनिया के सामने, इन्होंने कहा था कि इंसान कोई ऊपर से नहीं उतरा है, ना इंसान को भगवान ने बनाया है, बल्कि गुजरते हुए टाइम के हिसाब से इंसान का विकास हुआ है, यानी बंदर से इंसान बनना। ये थ्योरी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो उस वक्त 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, डार्विनियन क्रिटिक्स और बिब्लिकल क्रिटिक्स। मतलब वो लोग जो रिलीजन को सपोर्ट करते थे और वो लोग जो साइंस को सपोर्ट करते थे। तो इस वक्त जी के चेस्टरटन ने 1913 में फर्स्ट टाइम एक टर्म कॉइन आउट की थी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज नाम की। इसको नोट कर लेना। आता है एक्ट ऑफ 1843, जिसमें थिएटर्स की मोनोपोली जो थी वो टूट चुकी थी। इस एक्ट के जरिए लॉर्ड चैम्बरलेन की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी, जिन पर रोक लगा दी गई थी कि कुछ ऐसे ही एक्ट्स को परफॉर्म करना है, कुछ ऐसे ही ड्रामास को परफॉर्म करना है जिनसे मॉरलिटी फैलेगी। तो इस पर रोक लग गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था इसलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रखा गया। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉन कैबेल का नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने डिमांड की थी कि रोमन कैथोलिक थॉट्स में कुछ चेंजेस की जरूरत है, रिन्यूअल की जरूरत है। इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम है कार्डिनल न्यूमैन, लेकिन इसके ओरिजिनेटर कौन थे? जॉन कैबेल। इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट की। इसको एस्थेटिसिज्म भी कहा जाता है, जो 1890s के टाइम पर इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था। इस एस्थेटिक मूवमेंट को हवा कहाँ से मिली थी, यानी इसके आइडियाज कहाँ से आए थे? थियोफाइल गैटियर, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, और कांट का नाम तो आप सबने सुना होगा, उनके क्रिटिक ऑफ जजमेंट से इसके आइडियाज आए थे। देखो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, इसलिए डिटेल से आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक जर्मन फिलोसोफर थे अलेक्जेंडर गॉटलिब बाउमगार्टन। इन्होंने 1750 में एक वर्क लिखा था एस्थेटिका नाम से। उस वक्त इन्होंने ये एस्थेटिक वर्ड का यूज करके एस्थेटिसिज्म की शुरुआत कर दी। कैसे? इन्होंने इस वर्क में क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जो एस्थेटिक वर्ड है ग्रीक लिटरेचर से निकल कर आया है। उस वक्त इसका मतलब होता था कि इंसान अपनी 5 सेंसेस से जो भी स्टिमुलेशन रिसीव करता है वो उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को जज करता है। जैसे मान लो, एग्जांपल देकर समझाता हूँ, इंसान किसी चीज़ का टेस्ट लेगा तो उस टेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को जज करेगा कि उस टेस्ट ने मुझे प्लेजर दिया या नहीं, कड़वा लगा या मीठा लगा। इसमें वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। तीखा लगेगा तो बोलेगा तीखा लगा, मुझे प्लेजर दिया या नहीं दिया। वो सेंसेस के हिसाब से
एस्थेटिसिज्म यही है, हमें ब्यूटी पर फोकस करना चाहिए, इसमें रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। और इन्होंने बोला कि जर्मन्स आज की सोसाइटी में ब्यूटी को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। तो ये पहले थे जिन्होंने एस्थेटिका करके 1750 में इस वर्क को लिखा। इस फिलॉसफी पर काम किया इमैनुअल कांट ने। उन्होंने एक वर्क लिखा क्रिटिक ऑफ जजमेंट नाम का। क्रिटिक ऑफ जजमेंट क्या है? जजमेंट करते वक्त हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। उस वर्क में इमैनुअल कांट ने इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। कैसे? जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमें प्लेजर दे रही है या दिखने में ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो। जैसे चॉकलेट बार है, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। एक चॉकलेट बार है, वो दिखने में अच्छी है, मीठी मीठी है, खाते ही हमें अच्छा लगता है, तो क्या वो ब्यूटीफुल है तो हमें उसे खाते ही रहना चाहिए? नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी तो खराब है। तो ब्यूटी को जज करना सब्जेक्टिव हो सकता है। हमें कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल लगती है, हो सकता है किसी दूसरे को वो चीज़ ब्यूटीफुल ना लगे। आपको चॉकलेट ब्यूटीफुल लगती है, मुझे चॉकलेट ब्यूटीफुल नहीं लगती है। ऐसा कहकर उन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, क्रिटिक ऑफ जजमेंट करके एक वर्क लिखा और बताया कि जजमेंट में हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। अब कांट से पास ऑन होती है ये चीज़ एक और जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक शिलर तक, जिन्होंने एस्थेटिक लेटर्स लिखकर इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। तो ये तीनों जर्मन फिलोसोफर्स से हम कह सकते हैं कि एस्थेटिसिज्म की शुरुआत या कहें रूट्स जर्मनी के रोमांटिसिज्म में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अब हमें यह जानना चाहिए कि जर्मनी से इस एस्थेटिसिज्म को इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में कौन लाया। तो दोस्तों, थॉमस कार्लाइल, इनका नाम नोट कर लेना। इंग्लिश वर्ल्ड में इस एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले शख्स थे। और ये किससे इंस्पायर थे दोस्तों? फ्रेडरिक शिलर से, जिनकी लाइफ पर इन्होंने 1825 में एक वर्क लिखा। ये कार्लाइल स्कॉटिश थे और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे फेमस वर्क लिखा था क्रिटिकल एंड मिसलेनियस एसेज। ये एक ऐसा वर्क था जिससे कार्लाइल फेमस हो गए थे। ध्यान रखना, थॉमस कार्लाइल फेमस है इंग्लिश लैंग्वेज में एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसको फेमस करने का काम किसने किया था? ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर वॉल्टर पीटर ने। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरे मूवमेंट में। इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने एक फ्रेंच स्लोगन को उठाया जिसका नाम था आर्ट फॉर आर्ट सेक। पहले भी बता चुका हूं। अब सवाल ये आता है कि इंग्लैंड में क्यों इस मूवमेंट ने आग पकड़ी? ऐसा क्या था इंग्लैंड में, या ऐसे कौन से लोग थे जिनसे ये एस्थेटिक मूवमेंट को फॉलो करने वाले खुश नहीं थे? तो दोस्तों, ये मूवमेंट इंग्लैंड में रिएक्शन था अगेंस्ट मॉरलिटी। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में उस वक्त मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। आप देखो, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉर्ज मैकडोनाल्ड, ये तीन लोग थे जो मॉरल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते थे कि आर्ट और लिटरेचर का पर्पस होना चाहिए कुछ सिखाने का। मतलब अगर हम लिटरेचर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाएं, कुछ मॉरल वैल्यूज दें। आर्ट का मतलब तो यही होता है। लेकिन ये लोग इनसे उल्टा बोलते थे। ये बोलते थे कि आर्ट प्रोड्यूस किया जाता है ब्यूटी के लिए, डिडक्टिव पर्पस के लिए नहीं, मॉरल पर्पस के लिए नहीं, या पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए आर्ट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कल्ट ऑफ ब्यूटी। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है, तो मैं आपको बता दूं, रोमांटिक एज में कीट्स और शैले और विक्टोरियंस में प्री राफेलाइट्स, इनके रिश्तेदारी हैं इन लोगों के। तो इनका मानना था कि आर्ट का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्यूटी अलोन, कोई पॉलिटिकल डिडक्टिव या फिर दूसरा कोई भी पर्पस नहीं। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस मूवमेंट के रेस्पॉन्स में एक सवाल पूछा। लियो टॉल्स्टॉय, आप सबको मालूम होगा, रशियन ऑथर थे जो मॉरल वर्क्स लिखा करते थे। उन्होंने पूछा, क्या आर्ट और मॉरलिटी का डिवोर्स हो गया है? क्या अब दोनों कभी साथ में नहीं दिखेंगे? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आर्ट मूवमेंट ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं आया था। आप उस वक्त की पेंटिंग, पोएट्री, सजावटी कलाओं के सामान जो होते हैं ना, उसके अंदर आप देख लो। अब देखना, उस वक्त जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, जैसे कि द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड की फेमस स्टोरी है, ये आपको ब्यूटीफुल लगेगी। उस टाइम की पेंटिंग्स देखो, आपको एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिखेगी। जबकि मॉडर्न आर्ट क्या कहता है कि ब्यूटी मायने नहीं रखती। उस वक्त का सजावटी सामान देखो, बेंचेस देखो, टेबल्स देखो, बहुत ब्यूटीफुल लगे। वॉल्टर पेटर जो थे एस्थेटिसिज्म में इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। इनका जो वर्क था रेनेसा 1876 का, और ऑस्कर वाइल्ड के वर्क जैसे द पैसल ऑफ एस्थेटिसिज्म। वॉल्टर पेटर ने एक स्लोगन दिया था आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और ऑस्कर वाइल्ड ने भी एक स्लोगन दिया था ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक। देखो, ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत ही मेमोरेबल राइटर हैं एस्थेटिक मूवमेंट के। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर मैं नाम गिनूं तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 का बहुत ही फेमस वर्क है, और अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस जो कि एक कॉमेडी थी, एन आइडियल हस्बैंड जो कि एक कॉमेडी थी, और पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये तो एक फिलोसॉफिकल वर्क है, फिलोसॉफिकल नोवेल है। इसके अंदर एक फेमस लाइन है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस।
19वीं सेंचुरी के रियलिज्म से नफरत जताने के लिए इन्होंने एक लाइन लिखी थी इस वर्क के अंदर, कैलिबन सीइंग हिज ऑन फेस इन द ग्लास। बात करते हैं वाल्टर पेटर की। ये एक एसेइस्ट थे, क्रिटिक थे दोस्तों। ये एसेज की सीरीज पर एक बुक लिखी हुई है पूरी की पूरी, जिस बुक का नाम है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1873 में। एक बार डिटेल से आपको मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ के साथ इनकी लाइफ का कंपैरिजन करके बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये विक्टोरियन एज के इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे। क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा नाम है, बताता हूँ। विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दोस्तों दो नाम बहुत बड़े हैं। पहला नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो कि बहुत बड़े क्रिटिक थे उस टाइम के, और दूसरा है वाल्टर होरेशियो पीटर, जिनको वाल्टर पेटर भी कहा जाता है। जॉर्ज सैंड्सबरी ने वाल्टर पेटर को लेट विक्टोरियन एज का ग्रेटेस्ट क्रिटिक बोला है। जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड मिडिल विक्टोरियन एज के बहुत बड़े क्रिटिक थे, वैसे ही दोस्तों ये वाल्टर पेटर लेट विक्टोरियन एज के बहुत बड़े क्रिटिक थे। खत्म होती विक्टोरियन एज और शुरुआती मॉडर्न एज में इनका क्रिटिसिज्म बहुत ही बड़ा। दोनों में फ़र्क ये था कि मैथ्यू आर्नोल्ड एक मॉरल क्रिटिक थे। वो आर्ट फॉर लाइफ से की थ्योरी पर भरोसा रखते थे, मतलब सब लाइफ के लिए है, इंसान के लिए है सब कुछ। जबकि वाल्टर पेटर ऑन द अदर हैंड एक मॉरलिस्ट नहीं थे, वो एक एस्थेटिक क्रिटिक थे। वो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले प्रिंसिपल को मानते थे। और वाल्टर पेटर की मेथड्स रोमांटिक्स से मेल खाते थे। अब ये क्लोजली एसोसिएटेड थे इंग्लैंड के एस्थेटिक मूवमेंट से। एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें ब्यूटी की एंजॉयमेंट पर फोकस किया जाता था। पहले तो हम लोग वाल्टर पीटर के वर्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनका सबसे फेमस वर्क स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा 1873। ये इनके एसेज का एक कलेक्शन था रेनेसा के राइटर्स पर, जैसे कि माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, इनके नाम पर एसेज लिखा करते थे। ऐसे इनके और भी वर्क्स हैं, जैसे एप्रिशिएशंस 1889 और प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म 1893। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं वाल्टर पीटर के। और एस्थेटिक मूवमेंट की बात करें, इनका कनेक्शन जो एस्थेटिक मूवमेंट से था, तो ये जुड़े हुए थे आर्ट फॉर आर्ट सीक वाली थ्योरी से। मतलब इनका मानना था ब्यूटी की वर्शिप करना, और यही लाइफ का हाईएस्ट गोल माना जाता था। इनका मानना था कि आर्ट मोरालिटी से अलग होता है और आर्ट का काम होता है ब्यूटी के जरिए प्लेजर देना। तो आर्ट का मतलब मोरालिटी नहीं होना चाहिए। इस मूवमेंट ने दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में बड़ा जोर पकड़ा इंग्लैंड में। लेकिन फिर ये मूवमेंट फेल हो गया। इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहले तो ये लाइफ के प्रैक्टिकल अफेयर्स से बिल्कुल दूर था, मोरालिटी से भी दूर था। अब प्रैक्टिकल अफेयर्स से दूर होना, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों प्रैक्टिकल अफेयर्स से दूर होना इसके फेल होने का रीजन बना। दूसरा, इस मूवमेंट के लीडर भी इमोरल थे, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड, उनको जेल हो गई थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किसी को भी कल्ट ऑफ ब्यूटी नजर नहीं आती थी, सिर्फ लाइफ के प्रैक्टिकल अफेयर्स याद आते थे। अब वॉर के टाइम पर कोई ब्यूटी क्यों देखेगा? तो और भी ऐसे कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट फेल हो गया। वैसे दोस्तों ये एस्थेटिक मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस से 1830s के आस। फ्रेंच पार्ट्स थे जैसे थियोफाइल गॉटियर और फेमस फ्रेंच नोवेलिस्ट फ्लिपर्ट, जिनकी मैडम बावरी मैंने कुछ दिन पहले कवर की है। तो दोस्तों ये जो राइटर्स थे, ये फ्रांस में इस मूवमेंट के स्पॉन्सर्स थे। अब थियोफाइल गॉटियर ये फादर थे फ्रेंच एस्थेटिक मूवमेंट के, और ये लोग मानने लगे थे कि आर्ट ब्यूटी का एक सबसे बेहतर सोर्स होता है, नेचर से भी बेहतर सोर्स होता है। और बाद में इनकी इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड क्या बोलते थे, इसी थ्योरी को फॉलो किया था उन्होंने। वो बोलते थे कि नेचर को आर्ट फॉलो नहीं करता, बल्कि आर्ट को नेचर फॉलो करता है। और ये थ्योरी उन्होंने दी थी इंटेंशंस नाम के एक कलेक्शन में, ऐसे इसका कलेक्शन था। इस थ्योरी को उसमें बताया था इन्होंने। तो ऑस्कर वाइल्ड ये मानते थे कि आर्ट जो है वो नेचर को फॉलो नहीं करता, नेचर आर्ट को फॉलो करता है। और दोस्तों इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉन रस्किन इन सब की थ्योरीज के अगेंस्ट चले गए थे, क्योंकि इनकी थ्योरीज मॉरलिटी से जुड़ी हुई थी और ये एक एस्थेटिक राइटर थे। इसलिए दोस्तों एस्थेटिक मूवमेंट में वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। ऑस्कर वाइल्ड मानते थे कि कोई भी बुक मॉरल या इमॉरल नहीं होती। कोई भी बुक इमॉरल या मॉरल नहीं होती, या तो वो वेल रिटन होती है या फिर बैडली रिटन होती है। लेकिन वहीं बात की जाए वाल्टर पेटर की, तो दोस्तों टी.एस. एलियट ने इनके लिए क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वाल्टर पेटर एक बहुत ही एजुकेटेड और सोबर फॉलोअर थे कल्ट ऑफ ब्यूटी के। मतलब वो भी आर्ट फॉर आर्ट सेक को अच्छे से फॉलो करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्ट फॉर लाइफ सेक को भी फॉलो करते थे। टी.एस. एलियट की माने तो उन्होंने पीटर को एक मॉरलिस्ट भी माना है, जॉन रस्किन की तरह। अब ऐसा क्यों कहा गया है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो वाल्टर पेटर का ये जो वर्क था द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, ये जो वर्क था, इसका प्रीफेस माना जाता है अनऑफिशियल मैनिफेस्टो एस्थेटिक मूवमेंट का। ठीक है, इस प्रीफेस में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वाल्टर पीटर का कल्ट ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक क्रीड, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन वाल्टर पीटर कितने भी आर्ट की तरफ झुकने वाले क्रिटिक क्यों ना हो, फिर भी इनको मॉरल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था ग्रेट आर्ट हैज समथिंग ऑफ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए दोस्तों टी.एस. एलियट ने इनके लिए सही कहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने बाकी एस्थेटिक राइटर्स से अलग थे। दोस्तों वाल्टर पीटर का एक बहुत ही फेमस ऐसे है ऑन स्टाइल। इसमें इन्होंने अपनी कुछ लिटरेरी थ्योरीज के बारे में बताया है, क्योंकि इसमें उन्होंने लिटरेरी आर्ट की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उसकी स्टाइल और फॉर्म, उसके डिक्शन की बात की है। काफी कुछ बताया है, डिटेल से डिस्कस करना जरूरी है इसको, ऑन स्टाइल को। सबसे पहली चीज वाल्टर पेटर यहाँ पर पोएट्री और प्रोज में
बहुत ही क्लोज सिमिलैरिटी को बताते हैं। इन दोनों में कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता इनके हिसाब से। ये दोनों ही इमेजिनेटिव लिटरेचर की दो ब्रांचेस हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मॉडर्न एज में प्रोज राइटिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और ये बात बहुत हद तक सही भी साबित हुई। दूसरा, ये एक आर्टिस्ट को प्रोज हो या पोएट्री, दोनों में अपने लाइफ के विजन के लिए ट्रू होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अभी कोई आर्टिस्ट अपने वर्क ऑफ आर्ट को ब्यूटीफुल बना सकता है। अगला, वो कहते हैं कि कैसे वर्ड्स को चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे नए कॉइन आउट किए गए वर्ड से दूर रहना चाहिए, जिप्सी फ्रेजेस वगैरह से भी दूर रहना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। आगे वो बताते हैं अपनी लिटरेरी थ्योरी में कि लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक राइटर के लिए। एक प्रोज राइटर को लिखने से पहले बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, सिर्फ आर्ट का नहीं, साइंस और फिलोसॉफी का भी। इन सबको पढ़कर इनकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स को अपनी प्रोज में यूज करना चाहिए उसको, ताकि इससे उसकी प्रोज की वैल्यू बढ़े। और भी बहुत कुछ बताते हैं एक राइटर के लिए अपनी लिटरेरी थ्योरीज के अंदर। अब नेक्स्ट, इनका ये जो वर्क है एप्रिशिएशंस, इसके अंदर वॉल्टर पीटर ने दो टर्म्स क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में फर्क बताया है। दोस्तों, वॉल्टर पीटर की कमी कह लें या खासियत कह लें, इनकी ये एक खास बात थी कि ये मैथ्यू आर्नोल्ड की तरह कभी भी कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर को जज नहीं करते थे, बल्कि उसे एक पीस ऑफ आर्ट समझकर एंजॉय करते थे। और फिर ये बताते थे कि उनको क्या प्लेजर मिला इसको पढ़कर, अपने प्लेजर्स को बताते थे। अब लिटरेचर और क्रिटिसिज्म पर इनके क्या व्यूज़ थे। पहला तो ये इमेजिनेटिव लिटरेचर को हाई और लिटरेचर ऑफ फैक्ट्स को लोअर मानते थे। मतलब जो इमेजिनेटिव लिटरेचर होता है वो ऊंचा होता है, जो लिटरेचर फैक्ट पर बेस्ड होता है वो लोअर होता है, नीचा होता है। दूसरा, ये बहुत माना जाता है कि इमेजिनेटिव लिटरेचर में नेचर को कॉपी किया जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इमेजिनेटिव लिटरेचर इनके हिसाब से अपने आप में एक क्रिएटिविटी है। तीसरा, क्रिटिसिज्म में ये मानते थे कि कुछ सेलेक्टेड स्कॉलर्स को ही लिटरेचर को जज करना चाहिए, ऐसे ही कोई जज ना कर दे, बल्कि कुछ गिने चुने स्कॉलर्स को ही जज करना चाहिए। चौथा, लिटरेचर आर्ट और साइंस दोनों है, इसमें सिर्फ इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं है, हार्डवर्क और एफर्ट्स भी होने चाहिए। पांचवा, मैंने आपको बताया, ये एक आर्टिस्ट को बोलते हैं उसे सिर्फ लिटरेचर को ही नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ों को भी स्टडी करना चाहिए, जैसे फिलोसफी और साइंस, और उनके वर्ड्स अपने वर्क्स में शामिल करने चाहिए। तो ये सब वॉल्टर पीटर के व्यूज़ थे क्रिटिसिज्म में। अब लास्ट में हम लोग एज अ क्रिटिक इनकी अचीवमेंट्स और ग्रेटनेस की बातें करते हैं, कुछ कमियां भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इनको एक कंप्लीटली एस्थेटिक क्रिटिक नहीं कह सकते। दूसरा, मैथ्यू आर्नोल्ड की तरह कोई भी फिक्स्ड प्रिंसिपल इनके नहीं थे लिटरेचर को जज करने के लिए, लेकिन एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इनके कुछ फॉल्ट्स भी थे, जैसे ओरिजिनलिटी नहीं थी। मैंने आपको बताया मैथ्यू आर्नोल्ड की तरह कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं थे, इन्होंने अपने खुद के रूल्स फॉर्मुलेट नहीं किए थे, खुद के रूल्स तैयार नहीं किए थे, और इनके क्रिटिसिज्म का कोई कंक्लूजन नहीं होता। दोस्तों, इसका नाम पहले भी मैंने आपको बताया है। ऑस्कर वाइल्ड ने इस बुक को गोल्डन बुक कहा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था इस टाइम का, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, जिस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है अच्छे से समझा के। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डीजी रॉसिटी, जॉन मिलाई और विलियम हंट, इन तीनों ने मिलकर प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को शुरू किया था, क्योंकि ये इटालियन पेंटर जो कि राफेल से पहले के पेंटर्स थे उन सबसे इंस्पायर्ड थे, और इनका मेन एम था कि इस मूवमेंट को उसी जो पहले की ब्यूटी थी, राफेल से पहले की ब्यूटी, पेंटिंग थी या इंग्लिश आर्ट के अंदर ब्यूटी थी, उसको वापस से रिवाइव करना, जिंदा करना। दोस्तों, आप इससे प्री राफेलाइट मूवमेंट बोलने की बजाय अगर प्री राफेलाइट ब्रदरहुड बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, क्योंकि ये 7 लोगों का एक ग्रुप था जिसे 1848 में बनाया गया था। ये ब्रदरहुड का नाम एक इटालियन पेंटर थे राफेल, उनके नाम पर दिया गया था। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूं जो इस ब्रदरहुड में शामिल थे। सबसे पहले पेंटर विलियम हॉलमैन हंट, पेंटर जॉन मिलाई, पेंटर और पोएट डीजी रॉसिटी, विलियम माइकल रॉसिटी जो कि डीजी रॉसिटी के भाई थे, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस और थॉमस वुलनर। तो इन 7 लोगों में एक ब्रदरहुड था दोस्तों। इनमें सबसे ज़्यादा पेंटर्स थे, फिर पोएट्स थे, फिर क्रिटिक्स थे, और इन 7 में से एक ही बंदा था जो मूर्तियां बनाता था, थॉमस वुलनर। डीजी रॉसिटी ने इनको इनवाइट किया था कि आओ और इस ब्रदरहुड में शामिल हो जाओ। ये 7 जने थे, और 2 इनके मेंटर्स थे जो इस ब्रदरहुड में शामिल तो नहीं थे लेकिन इनको गाइड कर रहे थे। एक थे फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन और दूसरे थे विलियम डाइस, दोनों पेंटर थे दोस्तों। अब इस ब्रदरहुड को पेंटर जॉन मिलाई के घर से शुरू किया गया था। 3 जने मिले थे, डीजी रॉसिटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलाई। अब ये तीनों रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे, और इन तीनों में से डीजी रॉसिटी ने उस अकेडमी को, रॉयल अकेडमी को छोड़ दिया था खुद से, और जाकर फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन के स्टूडेंट बन गए। और इस ब्रदरहुड को बनाने की इच्छा डीजी रॉसिटी की थी। उन्होंने अपनी इच्छा रखी इटालियन आर्ट को देखने के बाद में कि हम लोगों को भी रोमांटिक पोएट्री और आर्ट के बीच में एक लिंक डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, रॉसिटी ने अपने गुरु फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन को भी इनवाइट किया था, लेकिन सीनियर आर्टिस्ट थे भैया, इंडिपेंडेंट होकर भी काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनको सपोर्ट जरूर किया था। वो सब मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस ब्रदरहुड को बनाने की इंस्पिरेशन इनको कहां से मिली। दोस्तों, एक इन्हीं की तरह जर्मन ब्रदरहुड था नाजरीन नाम का।
नाम नोट कर लेना, नाजरीन। और वो ब्रदरहुड एक जर्मन ब्रदरहुड था जो 1809 में बना था। उनका भी मकसद सेम था, मेडिवल स्पिरिट और आर्ट में वापस जाना। और उस ग्रुप को 6 वियना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था और इस ग्रुप को रॉयल सोसाइटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया। अब मैं वापस आता हूं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड पर। इसका नाम प्री राफेलाइट ब्रदरहुड क्यों पड़ा? क्योंकि इस ग्रुप का मानना था कि राफेल के बाद में यूरोपियन आर्ट में एक मैकेनिस्टिक अप्रोच शुरू हो गई है और इसी मैकेनिस्टिक अप्रोच को माइकल एंजेलो जैसे पेंटर्स ने आगे बढ़ाया है। तो इन लोगों का मानना था कि इस मैकेनिस्टिक अप्रोच को तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए और क्वाट्रोसेंट्रो आर्ट शेड और फ्लेमिश आर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस ग्रुप का ऐसा मानना था कि हमें मिडिवलिज्म की तरफ वापस बढ़ना चाहिए। तो इन लोगों ने एक पीरियडिकल भी शुरू किया। उस पीरियडिकल का नाम क्या था? जर्म। हाँ जी। और इस पीरियडिकल के एडिटर बने थे रॉसेटी के भाई माइकल रॉसेटी। लेकिन ये पीरियडिकल सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया। नाम भी चेंज करके देख लिया कि नाम की वजह से नहीं चल रहा है। जर्म कैसा नाम है, इसका नाम बदल दिया आर्ट एंड पोएट्री बीइंग थॉट्स टुवर्ड्स नेचर कंडक्टेड प्रिंसिपली बाय आर्टिस्ट। सोचा आर्टिस्ट के नाम से अगर हम लिखेंगे इसको तो लोग खरीदने लगेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं चलता, पैसा बर्बाद हो गया। अब दोस्तों एक कमाल की बात यह कि इन भाइयों ने इस ग्रुप को, इस ब्रदरहुड को रॉयल अकेडमी के मेंबर से छुपा कर रखने की कोशिश की थी। मतलब ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। हाँ, क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से जिस रॉयल अकेडमी में ये पढ़ रहे थे वो रॉयल अकेडमी वाले अनइमेजिनेटिव और आर्टिफिशियल पेंटिंग्स बनाते थे, जबकि ये ब्रदरहुड रोमांटिसिज्म और मेडिवलिज्म से इन्फ्लुएंस था। मतलब रोमांटिसिज्म के फ्री थॉट्स और मेडिवलिज्म के कल्चर से ये लोग फैसिनेट थे। ये मानते थे कि बाद की एजेस में वो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव इंटीग्रिटी कहीं खत्म सी हो गई, उसे वापस से जिंदा करना पड़ेगा हम लोगों को। और ये लोग मानते थे कि ऐसा सब कुछ हुआ है, ये जो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव इंटीग्रिटी खत्म हो गई है, ये सब हुआ है रियलिज्म की वजह से। रियलिज्म हमें फ्रीली सोचने से रोकता है। तो इन भाइयों का मेन फोकस क्या था? नेचर। ये लोग अपनी शार्प फोकस टेक्निक से व्हाइट कैनवास पर नेचुरल वर्ल्ड को बड़ा ब्यूटीफुली शो करते थे। आप देखना इनकी पेंटिंग्स को दोस्तों, एक थिन सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है पर पेंटिंग्स की टेक्निक्स को हंट और मिलाई ने इस उम्मीद में कलर्स को ज्वेलरी की तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए कि आप सोच भी नहीं सकते। और रॉसेटी तो कीट्स से बड़ा इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनको एडमायर करते रहते थे। ये सारे के सारे जॉन कीट्स की पोएम्स की वो बनाते थे पेंटिंग्स। कीट्स ने जिस टाइप की पोएम्स लिखी थी ना, इनके बहुत काम का मटेरियल मिल जाता था उन पोएम्स के अंदर। आप टेनिसन की लेडी ऑफ शैलआउट को देखो, उसकी जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? जॉन विलियम वाटरहाउस ने बनाई है। उन्होंने भी इस पेंटिंग में प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के स्टाइल को अडॉप्ट किया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जीबिशंस की, मतलब पेंटिंग दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन। तो फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था इसाबेला का। इसाबेला बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनमें दोस्तों। ये मिले की सबसे फेमस पेंटिंग थी दोस्तों, जिसको पहली बार रॉयल अकेडमी में ही दिखाया गया था। एक 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट ने डिकेमेरॉन नाम की नोवेल लिखी थी दोस्तों। उस नोवेल के एक एपिसोड को ये पेंटिंग दिखाती है। जॉन कीट्स जो थे रोमांटिक पोएट, उन्होंने भी इसी नोवेल पर इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल नाम की एक नैरेटिव पोएम भी लिखी है दोस्तों। ये नैरेटिव पोएम ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो कि कीट्स ने लिखी थी, उसी की तरह एक डेंजरस रोमांस है। और इस पोएम की पेंटिंग बनाई थी विलियम हॉर्मन हंट ने। तो इसाबेला 2 है, एक वो जो कीट्स की पोएम की बनाई हुई है जो कि हंट ने बनाई है, और एक वो जो मिले ने बनाई है। ठीक है, आपको फर्क समझ में आ गया होगा। लेकिन रॉसेटी ने भी एक पेंटिंग बनाई थी दोस्तों जो कि बहुत ही फेमस है, गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन, जिसके अंदर देखना वर्जिन मैरी का बचपन दिखाया है, जिसको एक फ्री एग्जीबिशन में दिखाया गया था हाइड पार्क कॉर्नर में। अब कमाल की चीज देखो, इस पेंटिंग में आपको पीआरबी मिलेगा दोस्तों। आप मिले की इसाबेला को भी देख लो, उसमें भी आपको पीआरबी मिलेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इन सब का एक एग्रीमेंट था, समझौता था, किसी पेपर पे लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन इनका एक समझौता था कि कुछ भी पेंटिंग वगैरह हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें पीआरबी का सिग्नेचर जरूर छोड़ना है हमको। लेकिन उस वक्त एक गलती हो गई छोटी सी मिले से। उन्होंने एक पेंटिंग बना दी क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स। इस पेंटिंग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी दोस्तों उस टाइम पर। स्पेशली हमारे चार्ल्स डिकेंस ने कर दी थी कंट्रोवर्सी कि मैरी को इतना अगली क्यों दिखाया इन्होंने। क्योंकि मिले ने क्या किया था, अपनी साली थी सिस्टर इन लॉ, उसको मैरी का मॉडल बना दिया था। तो डिकेंस बोले कि क्या होली फैमिली को इन्होंने दारूबाजों की फैमिली बना दिया। इनका मेडिवलिज्म बड़ा अजीब है भाई, धर्म का अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा करके कंट्रोवर्सी हो गई। और दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की वजह से, या फिर कहें इस कंट्रोवर्सी के बाद से, जेम्स कॉलिंसन ने इस ग्रुप से रिजाइन कर दिया, खुद को बाहर कर लिया। और बाद में एक एक करके इन आर्टिस्ट ने भी अपने वर्क्स पर ये पीआरबी का सिग्नेचर छोड़ना बंद कर दिया। इसके बाद जॉन रस्किन ने इस ग्रुप को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर आप बाद में देखना कि ये ग्रुप डिवाइड हो गया। एक तो रियलिस्टिक बन गए जो कि मिले थे और हंट थे, जबकि रॉसेटी वाला मेडिवल ग्रुप जो अभी भी मेडिवल थॉट्स रखता था वो अलग रहा। जबकि मिले और हंट इस ब्रदरहुड से मूव कर गए कि अब हम मेडिवल आर्ट को डायरेक्ट इमिटेट नहीं करेंगे, बल्कि रियलिस्टिक और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ऐड करेंगे।
तो ऐसा करके ये ग्रुप डिवाइड हो गया। 5 साल से ज़्यादा नहीं चला था ये, 5 साल भी बड़ी मुश्किल से चला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फेल हो गया, इसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया दोस्तों। जबकि ऐसा माना जाता है कि रॉसिटी ने तो यूरोप में सिंबॉलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया था। हाँ दोस्तों, मैंने कितनी देर से आपको कितना कुछ बताया इस मूवमेंट के बारे में। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद भी लोगों की क्या गलती रहती है, लोग इस प्री राफेलाइट को सिर्फ रॉसिटी से कनेक्ट करके देखते हैं कि डीजी रॉसिटी का चालू किया हुआ ग्रुप है। नहीं, 7 लोग थे इसके अंदर, और खत्म होने के बावजूद भी इसने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। और एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, रॉसिटी की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है ब्लेस्ड डैमसेल। इसको उन्होंने अपने पीरियडिकल जर्म में पब्लिश करवाया था। देखो, रॉबर्ट बुकैनन नाम के एक राइटर थे, एक क्रिटिक थे, जिन्होंने डीजी रॉसिटी को इस मूवमेंट का लीडर माना है और इनको क्रिटिसाइज करने के लिए इनको फ्लैशली स्कूल कहकर क्रिटिसाइज किया एक तरीके से। फ्लैशली स्कूल किसने कहा था, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उस टाइम के कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे जैसे कि टेनिसन, उन सब के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट था ये प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। डीजी रॉसिटी के बारे में एक फैक्ट ये है कि इनका पहले नाम चार्ल्स दांते रॉसिटी था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके, क्योंकि ये दांते के इन्फ्लुएंस में थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने अपना नाम बदलकर डीजी रॉसिटी रख लिया। इनकी सबसे फेमस जो पोएम है वो है ब्लेस्ड डैमसेल। इनके अलावा कोई पोएट अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो है एसी स्विनबर्न। दोस्तों, ये एक नोबलिस्ट, पोएट और क्रिटिक तीनों थे। इनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लगभग 5 साल तक, 1903 से 07 तक, इनको मैथ्यू आर्नोल्ड ने सूडो शैले कहा था, नकली शैले, और टेनिसन ने इनकी पोएट्री के लिए कहा था वंडरफुल रिदमिक इन्विजन। मैं बात करूं विलियम मॉरिस की, तो ये पेंटर और राइटर दोनों थे, जैसे डीजी रॉसिटी थे वैसे ही, और इन्होंने कैल्मस्कॉट प्रेस को शुरू किया था। इनका मास्टरपीस वर्क है द अर्थली पैराडाइज। फिर क्रिस्टीना रॉसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन पोएट थी विक्टोरियन एज की। ये एलन एलेन के नाम से, मतलब सूडो नेम था इनका, वो यूज करके अपने वर्क्स लिखा करती थी। इनका फेमस वर्क है गॉबलिन मार्केट और अदर पोएम्स। अगर मैं इस एज के मेजर पोएट्स की बात करूं तो वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको चांसलर मेडल मिला था अपनी पोएम टिम्बकटू के लिए, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में ये पोएट लॉरियट बने थे। वैसे तो इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन अभी इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपने भाई चार्ल्स के साथ मिलकर पोएम का एक कलेक्शन पब्लिश करवाया था जिसका नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। फिर यूलिसेस और लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स 1832 की बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, और यूलिसेस जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में। 1833 की पोएम टाइथॉनस, जो कि एक ग्रीक हीरो टाइथॉन के बारे में बताती है, उसकी ओल्ड एज के बारे में। इन मेमोरियम, जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी, एक एलेजी है अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की याद में, जो इन्होंने लिखी थी। मैंने बताया था ना कि लिटरेचर उस टाइम की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्रीमियन वॉर के ऊपर भी एक वर्क लिखा था, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिज, 1854 का वर्क था। ये एक पॉलिटिकल वर्क है दोस्तों। 1855 में एक मोनोड्रामा भी लिखा था, मॉड। इन सब पोएम्स के अलावा द लॉक्सली हॉल, 60 ईयर्स आफ्टर, हॉली ग्रेल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, डिफेंस ऑफ लखनऊ, द ब्रूक और क्रॉसिंग द बार। इनका जन्म हुआ था 1809 में सॉमर्सबी, लिंकनशायर नाम की जगह पर, एक मिडिल क्लास फैमिली में। इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटर टेनिसन, जो कि एक रेक्टर थे, विकर थे, और इनके फादर के हाथों में बहुत सारे टैलेंट थे दोस्तों। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री, इन सब का टैलेंट था, बहुत सारी एबिलिटीज़ थी। मदर का नाम था एलिजाबेथ। टेनिसन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की एजुकेशन और ट्रेनिंग बड़ी केयरफुली अटेंड करवाई थी। इनके 2 बड़े भाई थे, उनके साथ मिलकर ये अपने टीनेज से पोएट्री लिख रहे थे, और जब टेनिसन 17 साल के थे तो उनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी पोएम्स की कलेक्शन को पब्लिश करवाया था लोकली। इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त की बात है जब ये अपने वर्क्स को लोकली पब्लिश करवा रहे थे। जब लेट रोमांटिक पोएट्स अपने आखिरी वर्क्स लिख रहे थे, उनको पब्लिश करवा रहे थे, उस वक्त ये अपने शुरुआती वर्क्स को लोकली पब्लिश करवा रहे थे। तो इनको एजुकेशन मिली थी किंग एडवर्ड सेक्स ग्रामर स्कूल से, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। वहाँ कैम्ब्रिज में इन्होंने कैम्ब्रिज अपोस्टल्स नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। कैम्ब्रिज अपोस्टल्स नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने कैम्ब्रिज में। और वहीं कैम्ब्रिज में इनकी मुलाकात होती है आर्थर हेलम से और विलियम हेनरी ब्रूकफील्ड से। ये दोनों टेनिसन के क्लोज फ्रेंड बन गए, खास करके आर्थर हेलम। दोस्तों, इस वक्त तक टेनिसन का फर्स्ट पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जो उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर लिखी थी 1827 में, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स नाम से। उनके बड़े भाई चार्ल्स के साथ में इन्होंने जो मिलकर लिखी थी पोएम्स, जो मैंने आपको बताया था पहले। फिर दोस्तों 1829 में इनको मिलता है चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज में, और ये इनको मिला था इनकी वर्क टिम्बकटू के लिए। दोस्तों, ये उस वक्त का इनका अर्लीस्ट वर्क है टिम्बकटू, उसके लिए इनको चांसलर गोल्ड मेडल मिला।
ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। फिर 1830 में क्लैरिबल और मैरियाना नाम की 2 पोएम्स को इन्होंने पब्लिश करवाया। मैरियाना दोस्तों बाद में टेनिसन की मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम बन गई। ये पोएम का बेस कुछ हद तक ओरिजिनेट हुआ था विलियम शेक्सपियर के प्ले मेजर फॉर मेजर से। इस वर्क की वजह से इनके शुरुआती करियर में ही क्रिटिक्स ने टेनिसन को वो अटेंशन दी जो उस वक्त की वेल नॉन राइटर्स को मिल रही थी, जैसे कि एस.टी. कॉलरिज। इसके बाद क्या होता है, 1831 में टेनिसन के फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनको कैम्ब्रिज से बिना डिग्री लिए ही वापस आना पड़ता है, बीच में छुट्टी लेकर लिंकनशायर। इसके बाद यहाँ पर आकर ये अपने फैमिली का काम संभालते हैं। फिर समर्स के टाइम पर, गर्मियों में, आर्थर हेलम भी इनकी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर आकर, और वहाँ पर टेनिसन की सिस्टर एमिलिया के साथ एंगेज्ड हो गए आर्थर हेलम, जो टेनिसन के दोस्त थे वो। अभी तक तो इनका लिटरेरी करियर बढ़िया चल रहा था। 1833 में टेनिसन अपनी सेकंड बुक ऑफ पोएट्री को पब्लिश करवाते हैं, जिसमें लेडी ऑफ शैलोट भी शामिल थी। उसका फर्स्ट वर्जन शामिल था लेडी ऑफ शैलोट का, तो 1833 में इन्होंने पब्लिश करवाया। लेकिन इस पब्लिकेशन के साथ ही टेनिसन को बहुत हैवी क्रिटिसिज्म मिला उस टाइम पर, जिससे ये डिस्करेज हो गए और इन्होंने फैसला किया कि अगले 10 साल तक कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1833 में ही सेम ईयर इनके दोस्त, इनके क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम की अचानक से डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ से टेनिसन बहुत इफेक्ट हुए, तो उन्होंने कुछ पोएम्स लिखने की इंस्पिरेशन ली इस हादसे से। इन्होंने अपना वर्क लिखा इन मेमोरियम AHH। इसके अलावा इन द वैली ऑफ कॉटरेज। इन मेमोरियम दोस्तों इनका बहुत ही ज़रूरी वर्क है। फिर टेनिसन की मुलाकात होती है डॉक्टर एलन से, जिनका एक हॉस्पिटल था और उनके पेशेंट थे उस वक्त पार्ट जॉन क्लियर। जॉन क्लियर के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये भी एक विक्टोरियन पार्ट थे जो कि रोमांटिक्स के भी टाइम पर थे, लेकिन उनसे फिट नहीं बैठते थे। तो जॉन क्लियर इनके पेशेंट थे और दोस्तों डॉक्टर एलन के चक्करों में पड़कर इन्होंने उनके साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिससे इनको भारी लॉस हुआ। फिर इसके बाद 1840 में ये लंदन चले गए। वहाँ पर जाकर 1842 में इन्होंने तीसरी बार पब्लिश करवाया अपने वर्क्स, 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, जिनमें पिछली बार के पब्लिकेशन के वर्क्स भी शामिल थे। और अब की बार इनके वर्क्स को इमीडिएटली सक्सेस मिल गई, क्योंकि इस कलेक्शन में जो वर्क्स शामिल थे वो थे लॉक्सली हॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस और लेडी ऑफ शैलोट का नया वर्जन। तो इस वर्क के पब्लिश होने के बाद में टेनिसन को बहुत ज़्यादा फेम मिल गई। दोस्तों इन्होंने एक द प्रिंसेस नाम की कॉमिक नैरेटिव पोएम भी पब्लिश करवाई थी, ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखी थी। 1847 में इसको पब्लिश करवाया था और इनका आइडिया था कि 1830s में इस पोएम को पब्लिश करवाएं। इन्होंने एमिली सेलवुड से बात की थी इस आइडिया पर। एमिली सेलवुड, जिनको ये काफ़ी लंबे समय से जानते थे, जो बाद में इनकी वाइफ बनी थी दोस्तों, इनसे इंगेजमेंट तो हो गई थी काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि टेनिसन की अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई थी। तो इनसे इनका इरादा था कि ये इस वर्क द प्रिंसेस को 1830s में ही पब्लिश करवा दें। इस आइडिया को डिस्कस किया था एमिली के साथ इन्होंने, लेकिन ये वर्क को उस टाइम पर पब्लिश ना करवाने का रीज़न ये था, ये वर्क एक सटायर था वुमेन एजुकेशन को लेकर, और टेनिसन को क्रिटिसिज्म का डर था उस वक्त इस टाइप का वर्क पब्लिश करवाने के लिए। और कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये जो वर्क है शेक्सपियर की प्ले लव्स लेबर्स लॉस्ट से इंस्पायर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। इस वर्क से W.S. गिलबर्ट इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इसको अडेप्ट किया था अपनी प्ले द प्रिंसेस के लिए। अब 1850 आते आते टेनिसन अपने करियर की हाइट पर थे। फाइनली इन्होंने अपना वर्क इन मेमोरियम AHH जो था मार्च में पब्लिश करवाया, मार्च 1850 में, सेम ईयर। और ये वर्क उन्होंने अपने दोस्त आर्थर हेलम को डेडिकेट किया है। और 1850 में ही वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी दोस्तों, तो इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। इन्होंने इसी साल एमिली सेलवुड से भी शादी कर ली, जिनसे ये एंगेज थे, जिनको ये बचपन से जानते थे। उनसे इनको जो बच्चे हुए उसमें से इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा हेलम, जो कि इनके दोस्त के नाम पर रखा था, आर्थर हेलम के नाम पर, हेलम टेनिसन। लॉरिएटशिप की बात की जाए तो 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में 3 जनों के नाम पोएट लॉरिएट के लिए सामने आए थे। सबसे पहले तो सैमुअल रॉजर्स, जो कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं बनूं। फिर उसके बाद में 2 नाम और थे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिनको कंसिडर किया गया, और ली हंट, इनको भी कंसिडर किया गया था दोस्तों। अब टेनिसन को बाद में पोएट लॉरिएट बनाया गया और 1892 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, तब तक ये पोएट लॉरिएट रहे, सबसे लंबे टाइम तक दोस्तों, 42 ईयर्स। 1875 में इन्होंने अपना एक पोएटिक ड्रामा क्वीन मैरी भी लिखा था, जिसको परफॉर्म जरूर करवाया गया, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। इन्होंने ड्रामा में मतलब हाथ आजमाया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। 1884 में क्वीन विक्टोरिया ने इनको बैरन टेनिसन बना दिया। पहले तो इन्होंने मना किया, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्होंने अपनी सीट ले ली। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद भी इनका नेचर एकदम शाय था, मतलब कि ये ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। फिर इन्होंने पॉलिटिकल पोएम्स लिखी, जैसे फ्रेंच क्राइसिस ऑफ 1859 पर, और इनका मानना था कि सोसाइटी को ग्रेजुअली प्रोग्रेस करनी चाहिए बजाय गे रेवोल्यूशन की। वर्जीनिया वुल्फ ने दोस्तों एक प्ले लिखा है फ्रेश वाटर नाम से। ये शो करने के लिए टेनिसन अपने फ्रेंड्स जूलिया मार्गरेट और G.P. वॉट्स इनके होस्ट थे,
दोस्तों टेनिसन वो पहले थे जिन्होंने अपनी राइटिंग से इतना ऊपर पीएरेज को पा लिया था, लेकिन कभी कंफर्टेबल नहीं हुए। वो बस अपने बेटे हेलम का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। उनको इतनी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, मैंने आपको बताया, शायद थे वो। और अपनी लाइफ में एंड तक वो पोएट्री लिखते रहे और अक्टूबर 1892 में 83 की एज में इनकी डेथ हो गई। वेस्टमिंस्टर एबी में इनको दफनाया गया और इनके लास्ट वर्ड्स से ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। इनके बेटे हेलम ने इनकी जगह ले ली, सेकंड बायरन बन गए वो, और अपने फादर की बायोग्राफी लिखी 1897 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाने में एक बड़ा रोल था क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट का। क्वीन विक्टोरिया टेनिसन के वर्क्स की तारीफ करती थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उनकी हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की डेथ के बाद में जब उन्होंने इन मेमोरियम जो वर्क था टेनिसन का AHH, उसको जब पढ़ा तो उनका दर्द कुछ कम हुआ। टेनिसन से 1862 में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी इनकी। तो टेनिसन के लिए क्वीन विक्टोरिया ने लिखा कि देखने में लंबा सा डार्क लॉन्ग ब्लैक फ्लोइंग हेयर्स और दाढ़ी बियर्ड, लेकिन बड़े अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई दिखावे का शौक नहीं है टेनिसन को। दूसरी बार 1883 में जब टेनिसन की विक्टोरिया से मुलाकात हुई तो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया ने टेनिसन की तारीफ की उनकी पोएम इन मेमोरियम को लेकर। दोस्तों टेनिसन अपनी पोइट्री के लिए सब्जेक्ट मैटर उठाते थे मिडिवल राइटर से और क्लासिकल मिथ से। आप देखोगे यूलिसिस इनकी, तो इन पर जॉन कीट्स और दूसरे राइटर्स का भी इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा ये अपनी पोइट्री में कुछ म्यूजिकल क्वालिटीज़ भी इंक्लूड करते थे। बड़े शानदार पोएट थे, क्राफ्टमैन थे, लेकिन इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो इनको एक इंसेन बोलते थे। सच तो ये था कि एक पोएट के पास इतनी सारी क्वालिटीज़, इतनी सारी वैरायटी होना। तो इन्होंने भी दोस्तों विक्टोरियन अपने बाकी विक्टोरियन पोएट्स की तरह लैटिन और ग्रीक पोइट्री के मीटर्स में एक्सपेरिमेंट किया था। T.S. एलियट ने दोस्तों टेनिसन को द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स बोला है, सारे इंग्लिश पोएट्स में सबसे सैडेस्ट, जबकि W.H. ऑर्डन से पोएट्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन दोस्तों टेनिसन की जो शुरुआती पोएट्री थी वो मेडिवलिज्म की एक पावरफुल विजुअल इमेजरी को दिखाती थी। दोस्तों इन्फ्लुएंस किया था प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को, और 1848 में D.G. रॉस्टी और उनके दोस्त विलियम हंट ने इमॉर्टल्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें ऐसे इमॉर्टल आर्टिस्टिक हीरोज जिनकी उन्होंने तारीफ की, उसमें जॉन कीट्स और लॉर्ड टेनिसन भी शामिल थे। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। खुद ही पढ़े लिखे थे अपने फादर की लाइब्रेरी में। इनकी जो फेमस पोएम है पाउलिन, जो 1833 में इन्होंने लिखी थी शैले को ट्रिब्यूट करने के लिए। आपको इनके फेमस कलेक्शन बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ पोएम्स थी दोस्तों, जिसके अंदर पीपा पासेस ऐसी पोएम शामिल थी। नेक्स्ट कलेक्शन है ड्रामेटिक लिरिक्स, जिसके अंदर पॉर्फेरियाज लवर और माय लास्ट डचेस ऐसी फेमस पोएम शामिल थी। ड्रामेटिक रोमांसेस, जिसके अंदर द लास्ट लीडर, लेबोरेटरी ऐसी पोएम शामिल है। मैन एंड वुमेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, जिसके अंदर फ्रा लिपोलिपी, एंड्रू डेल सेट्रो, वन वर्ल्ड मोर ऐसी पोएम शामिल थी। और ड्रामेटिक पर्सोना, जिसके अंदर रबी बैन अजरा ऐसी पोएम शामिल थी। और अगर मैं इनके मास्टरपीस वर्क की बात करूं तो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में एक वर्क लिखा था द रिंग एंड द बुक, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से डबल लंबा मान लो, इतना बड़ा वर्क है। इन्होंने प्लेज भी लिखे थे, लेकिन पोएटिक प्लेज लिखे थे, जैसे कि स्ट्रैफोर्ड, जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी, और किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स। मैं थोड़ा और डिटेल से आपको इनकी और इनकी वाइफ की लाइफ के बारे में बताता हूँ। बाद में इनकी वाइफ को भी डिटेल से डिस्कस करता हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद में विक्टोरियन एज में सबसे बड़े पोएट थे। एक प्लेराइट भी थे। इनके फादर का नाम भी था रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक क्लर्क थे, जिनकी सैलरी अच्छी खासी थी। और इनके ग्रैंडफादर वेस्ट इंडीज़ के स्लेव ऑनर थे। लेकिन ब्राउनिंग के फादर को ये स्लेवरी वगैरह पसंद नहीं थी, तो इन लोगों के वेस्ट इंडीज़ से भी कुछ कनेक्शन रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर की एक लाइब्रेरी थी जिसमें लगभग 6000 बुक्स थी, कुछ तो बहुत ही रेयर बुक्स थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए थे जहाँ उनकी लिटरेरी रिसोर्सेज तक पहुँच ठीक ठाक थी। इनकी मदर का म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और इनके फादर ने इनको लिटरेचर की तरफ एनकरेज किया, तो दोनों में इनका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर लिटरेचर में एक्सपेरिमेंट करते हुए 12 साल की एज में, सिर्फ 12 साल की एज में ब्राउनिंग ने अपनी बुक ऑफ पोएट्री को लिखा, लेकिन कोई पब्लिशर नहीं मिला इनको, तो इन्होंने उस बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्कूल जाने में भी इनका इंटरेस्ट नहीं था, तो घर में ही पर्सनल ट्यूटर बुलवा कर इनको पढ़ाने आता था वो ट्यूटर, जो कि इनके फादर की लाइब्रेरी में से बुक्स में से इनकी पढ़ाई करवाई गई। सिर्फ 14 साल की एज में ब्राउनिंग फ्रेंच लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने लगे थे। इसके अलावा ग्रीक, इटालियन, लैटिन ये सब लैंग्वेज में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा, और इनको रोमांटिक पोएट्स में बड़ा इंटरेस्ट आता था, खास करके स्पेशली शैले में, तो उनको एडमायर करते थे ये। शैले को फॉलो करते करते रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद एक एथीस्ट बन गए और वेजिटेरियन बन गए। 16 साल की एज में कॉलेज भी ज्वाइन किया, लेकिन 1 साल बाद छोड़ दिया। आगे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके फादर और मदर की फेथ की वजह से ये नहीं पढ़ सके। दोस्तों इनकी मदर से जो इनको म्यूज़िकल एबिलिटीज़ मिली थी, उनसे इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया। और लिटरेरी करियर की बात करें
तो लिटरेचर के लिए यानी पोइट्री के लिए इन्होंने अपना फॉर्मल करियर छोड़ दिया था। अब करियर छोड़ दिया था तो कमाई वगैरह भी नहीं थी। 34 ईयर्स की एज तक रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी फैमिली के पैसों पर डिपेंडेंट थे, जब तक कि इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से शादी नहीं कर ली, तब जाके ये सेल्फ डिपेंडेंट बने। ऐसा ही एनवायरनमेंट था। इनके फादर इनकी पोएम्स को पब्लिश करवाने के लिए खुद स्पॉन्सर करते थे। फिर मार्च 1833 में इन्होंने अपना एक वर्क पॉलाइन फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन नाम का वर्क पब्लिश करवाया था बिना किसी नाम से। अब ये एक लॉन्ग पोएम थी, उन्होंने शैले को ट्रिब्यूट की थी ये पोएम, क्योंकि वो शैले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन इस वर्क की ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकी। फिर 1834 में शेवलियर जॉर्ज के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक वर्क था पैरासेल्सिस नाम का, उस पर काम शुरू किया। फिर 1835 में इसको पब्लिश करवाया गया तो इन्हें कुछ कॉमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस मिली। उस टाइम पर इनको वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, जॉन स्टुअर्ट मिल, टेनिसन, इन सब ने नोटिस किया। दोस्तों ये वर्क जो था ये एक मोनोड्रामा था जिसमें कोई एक्शन नहीं था, और ये ड्रामा डील करता था इंटेलेक्चुअल्स से, मतलब जो इस सोसाइटी में अपना रोल ढूंढ रहे हैं उन इंटेलेक्चुअल से। और इस वर्क के आने के बाद में इस वर्क ने लंदन की लिटरेरी वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली। रिजल्ट क्या हुआ कि इनके कॉन्टेक्ट्स बढ़े और विलियम चार्ल्स मैकरेडी नाम के एक एक्टर ने इनको इनवाइट किया कि आप प्ले लिखो। तब दोस्तों इन्होंने अपना एक प्ले लिखा था स्टैफर्ड नाम का, जिसको 5 बार परफॉर्म किया गया। फिर ब्राउनिंग ने 2 और प्लेज लिखे, लेकिन उनको परफॉर्म नहीं किया गया। ब्राउनिंग इस टाइम पर ड्रामा लिखने में फेल हो गए थे, उनका ड्रामे वाला करियर नहीं चल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउनिंग गए 1838 में इटली। अपना सॉर्डेलो नाम का एक वर्क था, एक लॉन्ग पोएम थी दोस्तों, और इस पर 7 साल ब्राउनिंग ने काम किया था। हेरोइक कपलेट में इसको लिखना चाहते थे तो इसका बैकग्राउंड ढूंढने के लिए इटली गए। वहाँ पर 7 साल इन्होंने इस पर काम किया, और जब इसको पब्लिश करवाया, इसके पब्लिश होने के बाद में इनकी केयरलेसनेस पर बहुत सारे कमेंट्स हुए, क्योंकि दोस्तों ये पोएम जो है इंग्लिश लिटरेचर में कुछ सबसे हार्ड पोएम्स में से एक है। इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी इस पर कमेंट किया कि मुझे बस इस पोएम की 2 ही लाइनें समझ में आई, फर्स्ट और लास्ट। अब 1841 से 1846 के बीच में जो इनकी रेपुटेशन थी वो फिर से खड़ी होने लगी, जो गिर गई थी वो फिर से खड़ी होने लगी जब इनका वर्क बेल्स एंड पोमेग्रेनेट नाम का वर्क पब्लिश हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग उस वक्त की एक वेल नॉन पोएटिस थी एलिजाबेथ बैरेट, उनके साथ वो जो उनसे 6 साल बड़ी थी उनके साथ में ज़्यादातर घुलने मिलने लगे थे ये, उनके बीच में रोमांस बढ़ता गया। फिर इन्होंने शादी कर ली, ये इटली भी गए। उस वक्त एलिजाबेथ की तबीयत ठीक नहीं थी। शुरुआत में इन्होंने सीक्रेटली रखा अपनी शादी को, क्योंकि एलिजाबेथ के फादर बहुत घमंडी थे और स्लेव ऑनर थे वो इस शादी को मान नहीं रहे थे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दूंगा ऐसा करके। फिर उस वक्त तक ये हस्बैंड वाइफ थे, तो ब्राउनिंग के कहने पर एलिजाबेथ ने अपने पोएम्स का 2nd एडिशन पब्लिश करवाया था, जिसमें उनकी लव सोनेट्स भी शामिल थी दोस्तों। और उस वक्त एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के इस वर्क को पब्लिश होने के बाद में इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, यूके तो यूके, यूएस में भी मिल गई। फिर इस वक्त एलिजाबेथ की पोजीशन बढ़ गई विक्टोरियन एज के कुछ बड़े पार्ट्स में। फिर 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में इनको कंसिडर किया गया पोएट लॉरेट बनाने के लिए, इनको भी कंसिडर किया गया था फर्स्ट वुमेन जिनको पोएट लॉरेट बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिर टेनिसन बने। अब दोस्तों इनकी शादी से लेकर एलिजाबेथ ब्राउनिंग की डेथ तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ इटली में ही रहे। इनका बेटा भी हुआ जिसका नाम भी रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग रखा गया, जिसको ये पेन बुलाते थे, ये उसका निक नेम था पेन। इस टाइम पर दोस्तों ब्राउनिंग ने इटली के माहौल से बहुत कुछ सीखा और ये इटली को अपनी यूनिवर्सिटी मानते थे, और ये एलिजाबेथ बैरेट से शादी के बाद में ही सेल्फ डिपेंडेंट हुए थे। इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। इटली में फ्लोरेंस में 1853 के आसपास ब्राउनिंग ने अपनी 2 वॉल्यूम्स मैन एंड वुमेन इस पर काम करना शुरू किया। ये बहुत ही फेमस वॉल्यूम है दोस्तों। 1855 में ये पब्लिश हुई, फिर थोड़ी सी चली, 1861 में एलिजाबेथ की फ्लोरेंस में डेथ हो गई। इसके बाद ये अपने बेटे पेन के साथ में लंदन आ गए, वहाँ पर अपना घर बनाया, लेकिन ये इटली जाते रहते थे। अब धीरे धीरे इनकी रेपुटेशन बढ़ने लगी थी। फिर 1868 में दोस्तों द रिंग एंड द बुक नाम की एक ब्लैंक वर्ड्स में पोएम पब्लिश करवाई थी इन्होंने, जो कि बहुत ही लंबी पोएम है और इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। और दोस्तों ये इनका सबसे ग्रेट वर्क माना जाता है। बड़ी मेहनत के बाद ब्राउनिंग विक्टोरियन पोएट्स में ऊपर आए थे। लुइसा कैरोलाइन से इनके अफेयर थे, उनसे इनको मैरिज प्रपोजल मिला था, लेकिन फिर ये फिर से शादी नहीं करना चाहते थे। फिर ये अपनी वाइफ की कब्र पर गए और 1889 में इनकी डेथ हो गई। अब एसोलैंडो इनकी लास्ट वॉल्यूम थी दोस्तों, जो इनकी डेथ के दिन ही पब्लिश हुई थी। वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया। टेनिसन और इनकी कब्र आसपास है। इनके बाद इनके एडमायरर्स थे हेनरी जेम्स, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शो, एजरा पाउंड, व्लादिमीर नाबोकोव और दूसरे राइटर्स। इनकी क्रिटिकल रेपुटेशन बढ़ी है इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से। थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग, एजरा पाउंड, टी.एस. एलियट, इन सब ने
ब्राउनिंग की ड्रामेटिक पोएट्री से और ईडियम्स से बहुत कुछ सीखा है। ऑस्कर वाइल्ड ने इनके लिए बोला है कि ब्राउनिंग एक मोस्ट शेक्सपियरियन क्रीचर थे। उनको एक पोएट नहीं बल्कि फिक्शन राइटर की तरह याद किया जाएगा, मोस्ट सुप्रीम फिक्शन राइटर। लेकिन ब्राउनिंग की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती थी, इसलिए क्रिटिक्स ने उनके टाइम पर उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया। बात करूं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो उनको भी दोस्तों स्लेवरी से बहुत नफरत थी। उन्होंने अपनी 2 पोएम्स स्लेवरी पर लिखी हैं। अच्छी बात यह थी कि 1833 में स्लेवरी ख़त्म हो गई थी, उस वक्त विक्टोरियन एज में, और एलिजाबेथ के फादर को लगता था कि ये स्लेवरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। दोस्तों इस मामले में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पर असर था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का और उनके वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये उनकी स्ट्रांग सपोर्टर बन गई थी कि स्लेव औरतों के साथ में उनकी मालिक रेप करते हैं, उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं और उनको कोड़े मारते हैं। तो एलिजाबेथ खुद भी वेस्ट इंडियन स्लेव होल्डर फैमिली से होते हुए भी ये स्लेवरी से नफरत करती थी। लंदन में अपने एक कज़न के थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टेनिसन, रसल, इन सब से। दोस्तों एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मैंने आपको बताया था अपने लाइफ टाइम में यूके और यूएस दोनों जगह पर पॉपुलर थी। एडगर एलन पो ने इनकी पोएम लेडी जेरल्डाइन कोर्टशिप पोएम से इंस्पायर हुए थे और उस पोएम का मीटर उन्होंने अपने एक वर्क द रावन इसमें भी यूज़ किया है और उन्होंने इनके वर्क्स का रिव्यू किया था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने दोस्तों एमिली डिकिंसन को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। वो इनको वुमेन ऑफ अचीवमेंट बोलकर इनकी तारीफ किया करती थी, इनको एडमायर करती थी। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का एक रीज़न ये भी था, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ती थी। लिलियन विटिंग ने इनकी बायोग्राफी को पब्लिश करवाया है दोस्तों, और उन्होंने इनको द मोस्ट फिलोसॉफिकल पोएट बोला है। बात करें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी और उस एज की बहुत ही फेमस राइटर थी। इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग से भी फेमस राइटर थी। वर्जीनिया वुल्फ ने इनको कहा था ट्रू डॉटर ऑफ हिज एज। इन्होंने 1850 में अपने हस्बैंड ब्राउनिंग के लिए एक कलेक्शन लिखा था सोनेट्स का, सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। 1850 का वर्क है दोस्तों, इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। लव सोनेट्स है इसके अंदर। ये पोर्टुगीज जो था ये निकनेम दे रखा था उन्होंने अपने हस्बैंड ब्राउनिंग को। इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए आवाज उठाई थी एक वर्क लिखकर, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। इन सब के अलावा इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, अरोरा ली, 1856 का वर्क था, जो कि विक्टोरियन वुमेन की प्रॉब्लम्स के साथ में डील करता है। दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेकर एक प्ले लिखा गया है। रुडोल्फ बाइजर ने लिखा था इस प्ले को, द बैरेट्स ऑफ वेम्पल स्ट्रीट। तो ये प्ले जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग और बैरेट ब्राउनिंग की जो लाइफ थी उनके रोमांटिक रिलेशन को बताता है कि उनके फादर किस तरह से नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। तो ये जो पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स के नाम याद रखना। अब बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की। दोस्तों ये सबसे बड़े बेटे थे थॉमस आर्नोल्ड के। थॉमस आर्नोल्ड जो कि एक रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे और इन्होंने 35 सालों तक 35 ईयर्स तक स्कूल इंस्पेक्टर की तरह काम किया था और ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर बन गए थे, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। इनके जो फेमस वर्क्स थे, सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड नाम का एक ग्रुप था जिसके अंदर 7 पोएम्स थी, सोहराब एंड रुस्तम, जो कि 1853 का कलेक्शन था। फिर 1853 का ही एक वर्क स्कॉलर जिप्सी, जो कि एक पास्टरल पोएम है, ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड से डील करती है। थायरसिस, जो कि आर्थर क्लफ, जो कि इनका दोस्त था, उसकी याद में लिखी थी एलिजी, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। रग्बी चैपल, जो कि अपने फादर की डेथ पर लिखी हुई एलिजी थी, 1857 में पब्लिश करवाया था इसको। डोवर बीच, जो कि 1867 की सबसे फेमस पोएम थी दोस्तों इनकी। इन सब के अलावा मेमोरियल वर्सेस, जिसके अंदर ये वर्ड्सवर्थ की डेथ पर विलाप करते हैं, वर्ड्सवर्थ, गॉथी और बायरन की डेथ पर। देखो इन सब के अलावा क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म, जो कि 1865 का वर्क था, जिसने इन्हें एक क्रिटिक बना दिया। कल्चर एंड अनार्की, 1869 का फेमस वर्क। इस वर्क को मैं ढंग से डिस्कस करूंगा। द स्टडी ऑफ पोएट्री, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, 1888 का वर्क था। इसके अंदर इन्होंने अपना टचस्टोन मेथड दिया था दोस्तों, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बड़े कमाल के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टचस्टोन मेथड। इस मेथड को दिया था विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड ने। बहुत ही फेमस विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक थे मैथ्यू आर्नोल्ड, और इस मेथड के बारे में आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये किस वर्क के अंदर दिया गया था। तो दोस्तों एक ऐसे है द स्टडी ऑफ पोएट्री, जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ डिटेल्स को मिस कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टचस्टोन मेथड के बारे में और इस वर्क में किस तरह से इस मेथड को समझाया गया है। देखिए आप इस मेथड का यूज करके, मैथ्यू आर्नोल्ड ऐसा बोलते हैं कि आप इस मेथड का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि कोई पोएट्री कितनी अच्छी लिखी हुई है और कितनी अच्छी नहीं लिखी हुई है। कैसे? आप इसको एक टाइप का कंपैरेटिव मेथड मान सकते हो दोस्तों।
मतलब इसके अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ने कंपैरिजन करने पर जोर दिया है। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मैथ्यू आर्नोल्ड क्लासिकल राइटर्स को बड़ा एडमायर करते थे। क्लासिकल राइटर्स कौन थे? जैसे कि हॉमर एक बहुत ही फेमस क्लासिकल राइटर है, डांटे। तो हॉमर के वर्क से कंपैरिजन करने की बात की है। इसको मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले यहां पर 3 एस्टिमेट बताए, यहां पर आपको नोट कर लेने चाहिए। इस ऐसे स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने 3 टाइप के एस्टिमेट्स की बात की है। एक होता है पर्सनल एस्टिमेट, दूसरा होता है हिस्टोरिकल एस्टिमेट और तीसरा होता है रियल एस्टिमेट, जिसमें टचस्टोन मेथड आता है, जिसको हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। मैं तीनों को एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम लोग पर्सनल एस्टिमेट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पढ़ने वाला यानी कि रीडर, मैं और आप, किसी भी पोएट्री को अपनी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से जज करते हो। जैसे मान लो मुझे विलियम बटलर यीट्स बहुत पसंद है, मेरे हिसाब से विलियम बटलर यीट्स जीनियस है, वो कुछ भी लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे। आपको शेक्सपियर पसंद होंगे तो आप अपनी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से शेक्सपियर की पोएट्री को जज करोगे कि शेक्सपियर ने जो कुछ लिख दिया सब ग्रेट है। जैसे कि विलियम बटलर यीट्स ने मेरे हिसाब से कुछ भी लिख दिया सब कुछ ग्रेट है। तो मैं पर्सनल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक के हिसाब से अगर मैं किसी पोएट्री को जज करता हूं तो ये बहुत ही गलत तरीका है किसी भी पोएट्री को जज करने का। दूसरा टाइप होता है हिस्टोरिक एस्टिमेट, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि वर्क को लिखने वाला राइटर कितना पुराना है। यानी अगर ग्रीक राइटर्स ने कुछ लिखा होगा तो वो अच्छा ही होगा, रोमन राइटर्स ने लिखा होगा तो अच्छा ही होगा, कैडमैन ने अगर कुछ लिखा होगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि पुराना होने का मतलब ये नहीं होता कि राइटिंग्स अच्छी हैं। जैसे आप अगर कैडमैन का कंपैरिजन करो जॉन मिल्टन से, तो आप पता लगाओगे कि जॉन मिल्टन अभी के राइटर हैं, बहुत पुराने राइटर नहीं है। कैडमैन तो बहुत ही पुराने हैं। तो उन दोनों का कंपैरिजन करो तो आप पाओगे कि मिल्टन की पोएट्री ज्यादा सीरियस है कैडमैन के मुकाबले। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक एस्टिमेट के हिसाब से जज करें तो कैडमैन पुराने हैं, उनकी राइटिंग अच्छी होगी। तो ये जजमेंट करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, हिस्टोरिक एस्टिमेट बिल्कुल सही नहीं है। तो आखिर में ये जोर देते हैं रियल एस्टिमेट पर, यानी जिसके अंदर टचस्टोन मेथड आता है। इन्होंने एक मेथड दिया, टचस्टोन मेथड, कि अगर आपको किसी राइटर के वर्क को जज करना है तो एक तरीका मैं बताता हूं आपको। तरीका क्या है कि आप हिस्ट्री में सबसे बेस्ट से बेस्ट राइटर के वर्क को उठाओ। ये बेस्ट से बेस्ट के क्या मायने होते हैं आप पूछोगे? बेस्ट से बेस्ट को एक क्लासिकल वर्ड से बोला जाता है कि क्लासिक राइटर के वर्क को उठाओ, उस वर्क से कंपैरिजन करो। उन क्लासिकल राइटर्स के वर्क्स की कुछ कोटेशंस, कुछ पैसेजेस, कुछ लाइंस को उठाओ और उनको रखो एक तरफ, और जिस वर्क को आपको जज करना है उसको रखो एक तरफ। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन करो। तो ये है कंपैरिजन करने वाला मेथड, टचस्टोन मेथड। अगर मामला सेम सेम सा आता है या फिर बराबर भी आता है, आसपास भी आता है, तो पोएट्री अच्छी कहलाने लायक है, नहीं तो नहीं। ऐसा कहते थे मैथ्यू आर्नोल्ड। और यहां पर मैथ्यू आर्नोल्ड हमें 4 राइटर्स के नाम भी बताते हैं जिनके वर्क से आप कंपैरिजन कर सकते हो। पहला हॉमर, दूसरा दांते, मिल्टन और शेक्सपियर, मिल्टन, दांते और हॉमर, ये 4 राइटर्स हैं, जिसमें क्लासिक राइटर्स तो दांते और हॉमर को बताया गया और नॉन क्लासिक राइटर्स बताया गया शेक्सपियर और मिल्टन को। इन 4 राइटर्स के वर्क से आप कंपैरिजन कर लो, फिर आपको पता चल जाएगी कि पोएट्री अच्छी है या नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये मेथड सक्सेसफुल हो सकता है? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये कंपैरिजन करना कहां तक सही है? भाई, हम किसी और राइटर से कंपैरिजन क्यों करें? उनका माहौल अलग था, हमारा माहौल अलग है। उनकी पोएट्री अलग थी, हमारी पोएट्री अलग है। उनका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? क्या ऐसा कंपैरिजन करना किसी दूसरे राइटर की बेइज्जती नहीं होगी? क्या उसकी आर्ट की बेइज्जती नहीं होगी? तो ये कंपैरेटिव मेथड कहां तक सही है? इसलिए दोस्तों, ये मेथड काफी हद तक फेल रहा था। प्रैक्टिकली ये मेथड फेल हो गया था। इवन टीएस एलियट, दोस्तों टीएस एलियट मैथ्यू आर्नोल्ड के बहुत बड़े एडमायरर थे, आपको पता हो तो। उन्होंने भी इस मेथड को रिजेक्ट किया था कि ये कंपैरेटिव मेथड ठीक नहीं होता। तो ये आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टचस्टोन मेथड को। दोस्तों, जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हो सका उतना सिंपल समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन सब के अलावा लिटरेचर एंड डॉगमा, ऑन ट्रांसलेटिंग हॉमर और गॉड एंड द बाइबल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों उस टाइम के। अब प्रोज राइटिंग विक्टोरियन एज की बहुत बड़ी थी। इस टाइम पर थॉमस कार्लाइल, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर और राइटर थे, उन्होंने लंदन लाइब्रेरी नाम की एक जगह को ढूंढा था, बनाया था, जो कि रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे थे। इनका एक फेमस हिस्टोरिकल वर्क है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1837 का, जो रेवोल्यूशन के डेंजर्स के बारे में बताता है। पास्ट एंड प्रेजेंट 1843 का वर्क है। इन्होंने जो 1840s का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बारे में इस वर्क के अंदर लिखा है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरह से फैक्ट्रीज लगी लंदन में, जॉब्स खत्म हो गई, स्लम्स जो था इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए सिटीज़ के अंदर, स्लम्स कैसे ग्रो हुई और कैसे भूखे मर रहे हैं लोग। इनके अलावा जॉन रस्किन, जो कि राइटर होने के साथ साथ एक फेमस क्रिटिक भी थे उस एज के, विक्टोरियन एज के। इनका फेमस वर्क है मॉडर्न पेंटर्स, जो कि इन्होंने पेंटिंग के डिफेंस में लिखा था, पेंटिंग ऑफ टर्नर के डिफेंस में लिखा था। 7 लाइन्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी फेमस वर्क है।
अनटू द लास्ट। ये जो वर्क था इसके अंदर 4 एसेज थे, 4 एसेज थे। ये इकोनॉमी से रिलेटेड वर्क है जिसने महात्मा गांधी को बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, महात्मा गांधी ने स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के अंदर इस अनटू द लास्ट के बारे में बताया है। इनका एक मास्टरपीस वर्क है द स्टोन्स ऑफ वेनिस और टाइम एंड टाइड। तो ये तो 2 राइटर्स हो गए। इनके अलावा थॉमस मकॉले जो यहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे, इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, लेज ऑफ एंशिएंट रोम और क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल एसेज, जिसके अंदर इन्होंने एसे ऑन मिल्टन को भी लिखा था। तो ये वर्क है जो इन्होंने लिखे थे और ये इंडिया में आए थे और इसके बारे में सबको पता है। अब बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। दोस्तों, उन्होंने उस टाइम पर सीरियल्स से नोवेल्स को लिखना, पब्लिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इनके वर्क्स को, इनकी नोवेल्स को न्यूगेट नोवेल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी नोवेल्स जो थी वो क्रिमिनल्स के एडवेंचर्स से डील करती थी, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देख लो। और ये एक जर्नलिस्ट भी रहे थे। इन्होंने द डेली न्यूज़ नाम से एक न्यूज़पेपर को एडिट किया था और हाउस होल्ड वर्ड्स, ऑल द ईयर राउंड, ये सब इन्हीं के शुरू किए हुए थे। ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे थॉमस कार्लाइल से। बचपन में इन्होंने गरीबी देखी थी, क्लर्क बन के काम किया था, लॉयर, रिपोर्टर, मैनेजर, न्यूज़पेपर एडिटर, ऐसे सारे काम किए थे। तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और इन सब को अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया। 1836 स्केचेस बाय बॉज से इन्होंने अपना निक नेम, ये सूडो नेम उठाया था, बॉज। तो बॉज नाम से ये अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते। इनको सबसे पहले अपने करियर में बूस्ट मिला था पिकविक पेपर्स नाम के वर्क से, जो 1836-1837 का वर्क था। इनकी फर्स्ट नोवेल थी जो कि एक पेकारेस्क नोवेल थी, सीरियल से पब्लिश हुई थी। और दोस्तों, इसके अंदर 300 से ज़्यादा कैरेक्टर्स थे। देखो दोस्तों, इनके वर्क्स के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिर इसके बाद तो एक के बाद एक करके इनके वर्क्स आते गए। ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरियट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ म्यूचुअल फ्रेंड, क्रिसमस कैरल, ये सारे वर्क्स जो थे ये इनके पब्लिश किए हुए थे, जो कि मास्टरपीस थे। तो इन्होंने अपने जीते जी इतनी फेम देख ली थी कि किसी राइटर ने अपने जीते जी इतनी फेम नहीं देखी होगी। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात थी इनके कैरेक्टर्स की। जिस तरह के ये कैरेक्टर्स बनाते थे ना, उन कैरेक्टर्स को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से बेन जॉनसन ने अपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया था, वैसे ही उनसे ही सीख करके एक तरीके से चार्ल्स डिकेंस ने अपने कैरेक्टर्स को बनाना शुरू किया। देखो, इनके कैरेक्टर्स याद रखने वाले होते थे। E.M. फॉस्टर जो एक राइटर थे, उन्होंने 1927 में एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल नाम का एक वर्क लिखा था, जिनके अंदर 2 टाइप के कैरेक्टर्स बताए थे कि 2 टाइप के फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है फ्लैट कैरेक्टर और एक होता है राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर जैसे मिस हैविसम का कैरेक्टर था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, मैंने आपको पढ़ाई है नोवेल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो जो कैरेक्टर था वो एक फ्लैट कैरेक्टर था। अब फ्लैट कैरेक्टर के पास में स्टोरी में सिर्फ एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस हैविसम का कैरेक्टर जो था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के अंदर, उस कैरेक्टर का सिर्फ एक ही पर्पस था, सिर्फ उसे रिवेंज चाहिए था, अपने वेडिंग डे वाला रिवेंज। जबकि राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो E.M. फॉस्टर कहते हैं कि डिकेंस के कैरेक्टर फ्लैट होते थे, सिर्फ एक ही मूड होता था, लेकिन राउंड भी होते थे। वो बोलते हैं डिकेंस कैरेक्टर आर फ्लैट हैविंग वन मूड बट राउंड। मैं थोड़ा डिटेल से चार्ल्स डिकेंस की लाइफ को बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि चार्ल्स डिकेंस की लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों विक्टोरियन एज में। चार्ल्स डिकेंस अपने टाइम की सबसे फेमस, विक्टोरियन एज की सबसे फेमस नोवेलिस्ट थे, जिनको आज भी लोग उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ते हैं जितना इनके खुद के टाइम पे लोग पढ़ते थे। इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, जो कि अपने वर्क से उस वक्त की सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी करते थे। और इन्होंने अपनी नोवेल्स में वर्ल्ड के सबसे फेमस कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया है, जिन्हें कोई एक बार पढ़ने के बाद में भूल नहीं सकता। और इनसे पहले कोई भी ऐसा राइटर नहीं था जिसके जीते जी उसको अपने लाइफ टाइम में इतनी सक्सेस मिल गई हो। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर को भी डेथ के बाद में ही सक्सेस मिली थी इतनी। इनके बाद की एज में 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स और स्कॉलर्स भी इनको लिटरेरी जीनियस बोलते थे। इनका बर्थ हुआ था पोर्ट्समाउथ नाम की जगह पर। बचपन में ही डिकेंस ने स्कूल छोड़ दिया था और फैक्ट्री में काम करने लगे, क्योंकि इनके फादर पर कर्जे बढ़ गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया उनके कर्जदारों ने। तो उसके बाद इनको फैक्ट्री में काम करना पड़ा। अब देख लो, जिस आदमी को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, उसने लाइफ में 20 सालों तक एक लिटरेरी जर्नल को चलाया, 15 नोवेल्स लिखी, 5 नोवेलाज लिखी, सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉन फिक्शन आर्टिकल्स लिखे, चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा और सोशल रिफॉर्म्स पर भी लिखा। कमाल है। डिकेंस को लिटरेचर में सक्सेस मिलना शुरू हुई 1936 से, जब इन्होंने सीरियल से अपनी फर्स्ट नोवेल द पिकविक पेपर्स को पब्लिश करवाया।
सीरियल से पब्लिश करवाया था और उसके कुछ सालों बाद ही ये इंटरनेशनली लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गए। इनकी नॉवेल्स मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश होती थी सीरियल से। इस तरह विक्टोरियन एज में सीरियल से नॉवेल्स को पब्लिश करवाने में डोमिनेट करने वाले बने चार्ल्स डिकेंस। इन्होंने सीरियल से नॉवेल पब्लिश करवाने वाले ट्रेंड को फेमस कर दिया। एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते थे ये, क्लिफ हैंगर्स। ये एक लिटरेरी वर्क्स में यूज़ की जाने वाली लिटरेरी डिवाइस है। इसके जरिए राइटर ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट करता है। चार्ल्स डिकेंस अपनी स्टोरी की एंडिंग्स में इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते थे। सीरियल से तो वैसे ही पब्लिश होती थी नॉवेल्स, तो सस्पेंस बना रहता था। और चार्ल्स डिकेंस को तो ये सीरियल से नॉवेल्स पब्लिश करवाने में बहुत फ़ायदा था। कैसे? वो ऑडियंस का रिएक्शन पता चलता था उनको, और वो कैरेक्टर्स को भी ऐसे डिज़ाइन करते थे कि मुझे ऑडियंस का फीडबैक भी मिलता रहे। जिस सोसाइटी के लिए डिकेंस नॉवेल्स लिख रहे थे तो उसमें ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको भी हर महीने एक नया एपिसोड मिलता था, तो वो अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए वो पढ़ते थे और पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो डिकेंस ने पढ़ने वाला की तादाद भी बढ़ाई। 1843 में इनकी एक बहुत ही फेमस नोवेला पब्लिश हुई थी, अ क्रिसमस कैरल, जो बड़ी पॉपुलर हुई और बहुतों को इसने इंस्पायर किया। ऑलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ने भी विक्टोरियन एज की शुरुआत में लंदन की हालत बताई। फिर 1859 में इन्होंने एक हिस्टोरिकल फिक्शन लिख डाला, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिस नोवेल की सेटिंग थी दो सिटीज़ में, लंदन और पेरिस। पेरिस फ्रांस की सिटी थी, लंदन ब्रिटेन की। ये नोवेल कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल थी। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी था। तो लिटरेचर में डिकेंस ने इतना नाम किया कि जहाँ भी ये जाते थे लोग इनकी बातें करते थे, इनके लिए तालियां बजाते थे। दूसरे राइटर्स जैसे लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, ये सब इनके रियलिज्म, प्रो स्टाइल, यूनिक कैरेक्टर्स और सोशल क्रिटिसिज्म की तारीफ करते थे ये सब। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जैसे ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ। इनका ये मानना था कि इनकी नॉवेल्स का सिर्फ प्लॉट ही अच्छा होता था, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती थी। साइकोलॉजिकली इनकी नॉवेल्स में कोई गहराई नहीं होती थी, राइटिंग बड़ी लूज होती थी और बेकार के सेंटिमेंट्स ही डालते थे इनकी नॉवेल्स में, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे आज हम देखते हैं डेली सोप्स वगैरह, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस डाल करके, एक्सट्रीम इमोशंस डाल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि मज़ा क्रिएट हो। तो उस टाइप की नॉवेल्स मानते थे ये। साइकोलॉजिकली कोई गहराई नहीं थी नॉवेल्स में, ऐसा मानते थे ये राइटर्स। चार्ल्स डिकेंस को शुरू से नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, जैसे टोबायस स्मॉलेट की नॉवेल्स, हेनरी फील्डिंग के वर्क्स। तो ये सब पढ़ते पढ़ते वो रॉबिन्सन क्रूसो, अरेबियन नाइट्स, इन सब नॉवेल्स को भी पढ़ा था और ये सब दिमाग में बैठ गए इनके। और इनके वर्क्स में आप इन राइटर्स के इन्फ्लुएंस को देख सकते हो। 1830 में चार्ल्स डिकेंस की मुलाकात होती है मरिया बिडनल से। इनको प्यार हो गया और एक नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें एक कैरेक्टर है डोरा का, तो वो इसी मारिया पर बेस्ड है। लेकिन मारिया के पेरेंट्स इस रिश्ते से राजी नहीं थे, उन्होंने मारिया को पेरिस भेज दिया। इसके बाद चार्ल्स डिकेंस आते हैं जर्नलिज्म में, लेकिन डायरेक्ट नहीं। 1832 में जब ये 20 साल की उम्र में थे तो बड़ी एनर्जी थी इनमें, सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि कुछ करना है लाइफ में, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था कि लाइफ में आगे करना क्या है। लेकिन दिमाग में बस इतना था कि फेमस होना है, पता नहीं कैसे लेकिन होना है। तो एक कॉवेंट गार्डन में इन्होंने थिएटर के लिए एक्टिंग का ऑडिशन दिया। वहाँ मैनेजर और एक्टर ने चार्ल्स डिकेंस को देखा, ये बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उसी टाइम पर इनको कोल्ड हो गया और इन्होंने अपना ऑडिशन मिस कर दिया। फिर लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी आई राइटर बनने की। 1833 में इनको अपनी फर्स्ट स्टोरी और डिनर ऑफ पॉपुलर वॉक के लिए सबमिट कराया इन्होंने एक लंदन की एक मंथली मैगजीन को। उस टाइम तक इनकी मामा ने इनको पॉलिटिक्स में लगा दिया, वहाँ जाकर ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते थे। और तब दोस्तों इन्होंने एक निकनेम निकाला, मोसेस। मोसेस जो था ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ की एक नोवेल है, विकर ऑफ वेकफील्ड, वहाँ से ये मोसेस बना बोसेस और बोसेस से बना बोज। ये बोज जो निकनेम है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट कर लेना। चार्ल्स डिकेंस ने इस निकनेम बोज को बहुत यूज़ किया है। अब ये जर्नल्स को एडिटिंग का काम चल रहा था, तो इनकी मुलाकात होती है जॉर्ज होगार्ट से। उन्होंने डिकेंस को इनवाइट किया, तो वहाँ आना जाना डिकेंस का बढ़ गया, क्योंकि होगार्ट में इतना इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था डिकेंस को क्योंकि इनकी दोस्ती सर वाल्टर स्कॉट के साथ में थी। ये डिकेंस के हीरो थे सर वाल्टर स्कॉट। अब थोड़ी थोड़ी इनके करियर में प्रोग्रेस आने लगी, बड़े बड़े उस टाइम पर लिटरेरी फिगर्स से दोस्ती बढ़ने लगी इनकी। फिर इनकी मुलाकात होती है इनके फर्स्ट पब्लिशर जॉन मैक्रोन से। फिर इनको ऑफर मिलता है चैपमैन एंड हॉल नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी थी, उनको अपना टेक्स्ट सप्लाई करेगी। तो रॉबर्ट सेमोर नाम के एक ब्रिटिश इलस्ट्रेटर थे, वो मंथली लेटर प्रेस के लिए लिखने वाले राइटर थे, उन्होंने सुसाइड कर ली थी पिकविक पेपर्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट पब्लिश करवाने के साथ ही। तो डिकेंस को मौका मिला कि ये लिखना चाहते थे, तो इन्होंने अपना मोस्ट पॉपुलर वर्क पिकविक पेपर्स लिखा। लेकिन इसके पहले कुछ एपिसोड से इतने पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं था किसी लेजेंड ने लिखना शुरू कर दिया है। तो 4th एपिसोड में जाकर ये वर्क पॉपुलर हुआ और फाइनल एपिसोड तक आते आते लगभग 40,000 कॉपीज फाइनल एपिसोड की बिक चुकी थी। 1836 में पिकविक पेपर्स को इन्होंने कंप्लीट किया और फिर ऑलिवर ट्विस्ट पर काम शुरू कर दिया। उसके भी लगभग 90 पेजेस ये एक मंथ के अंदर लिखते थे। फिर 1838 में ये पब्लिश हुई और चार्ल्स डिकेंस की बेस्ट स्टोरी बन गई दोस्तों ऑलिवर ट्विस्ट। एक बात दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये फर्स्ट विक्टोरियन नोवेल थी ऑलिवर ट्विस्ट, जिसमें एक बच्चा कहानी का प्रोटैगनिस्ट था। इसी बीच चार्ल्स डिकेंस ने कैथरीन से शादी भी कर ली, लेकिन उनकी 17 साल की एक बहन थी कैथरीन की, जिसका नाम था मैरी। उससे डिकेंस का बड़ा अटैचमेंट हो गया था
जिसकी डेथ डिकेंस के हाथों में ही हुई थी 1837 में बीमारी के कारण। तो डिकेंस को शॉक लगा था और कुछ समय के लिए इन्होंने अपना काम बंद कर दिया था। अब इसके बाद एज ए नोवेलिस्ट इनकी सक्सेस बढ़ती जा रही थी, ये गेन करते जा रहे थे अपनी सक्सेस। तो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया यंग ही थी, तो इनके वर्क्स पिकविक पेपर्स और ऑलिवर ट्विस्ट उन्होंने पढ़े और आधी रात में इनके वर्क्स को डिस्कस किया करती थी वो। इसके बाद 22 जनवरी 1842 में ये अपनी वाइफ के साथ गए यूएस पहली बार। तो उन्होंने वहाँ पर यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में 1 महीना गुजारा, लेक्चर्स दिए। और उस वक्त अमेरिका में इनके वर्क्स की पायरेटिंग हो रही थी, तो इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ पर एक क्वेश्चन उठ रहा था उस वक्त। तो अमेरिका में भी ये बहुत ही पॉपुलर थे, इनकी पॉपुलरिटी बहुत थी। इसके बाद ये कनाडा गए और उसके बाद ये वापस इंग्लैंड लौट कर आए। फिर अपने वर्क क्रिसमस कैरल पर काम करना शुरू किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। फिर 1844 में ये इटली गए, फिर स्विट्जरलैंड गए। इस वक्त तक दोस्तों ये अपनी राइटिंग्स के लिए बड़े सीरियस हो गए थे। चार्ल्स डिकेंस ने दोस्तों अपने 8वें बेटे का नाम, 8th सन का नाम रखा था हेनरी फील्डिंग डिकेंस। हेनरी फील्डिंग डिकेंस के सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था और इन्होंने ये नाम अपने फेवरेट ऑथर हेनरी फील्डिंग के नाम पर ही दिया था। पहले ही अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे ऑलिवर गोल्डस्मिथ, कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ भी इनके फेवरेट ऑथर थे। फिर इनको लगा कि ऑलिवर ट्विस्ट मैंने लिख रखी है तो इसका मजाक बनेगा, इसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए इन्होंने हेनरी फील्डिंग नाम रखा। डिकेंस ने फ्रांस में भी हॉलीडेज बनाए थे। 1846 में इन्होंने पेरिस में स्पीच दी थी और बोला था, फ्रेंच लोगों के लिए बोला था, द फर्स्ट पीपल इन द यूनिवर्स। इसी बीच उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा दोस्तों। उस वक्त इनके दोस्त जॉन फॉस्टर ने डेविड कॉपरफील्ड के लिए लिखा था अंडरनीथ द फिक्शनली समथिंग ऑफ द ऑथर्स लाइफ। और ये नोवेल दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस की पर्सनली सबसे फेवरेट नोवेल थी, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बताया है। फिर टैविस्टॉक हाउस में जाकर 1851 में इन्होंने ब्लीक हाउस और हार्ड टाइम्स जैसे फिक्शंस को लिखा और इस टाइम तक ये एक प्लेराइट विल्की कॉलिंस से बड़े क्लोज हुए। फिर अपनी इनकम से इन्होंने गैट्स हिल प्लेस खरीद लिया और 1851 में इन्होंने अपने प्ले द फ्रोजन डीप के लिए एक्ट्रेसेस को हायर किया। तो उन्हीं एक्ट्रेसेस में एक एक्ट्रेस थी एलन टर्नन। दोस्तों एलन टर्नन से इनके अफेयर थे और एक नाम और है एलन टर्नन का, नेली टर्नन। ये भी ध्यान रखना, एलन टर्नन और नेली टर्नन दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या फिर नेली रॉबिन्सन, ये भी इन्हीं का ही नाम है। उनसे चार्ल्स डिकेंस को प्यार हो गया था 45 की एज में और नेली थी उस वक्त 18 साल की। तो नेली टर्नन के लिए, एलन टर्नन के लिए अपनी वाइफ कैथरीन को छोड़ने का मन बना लिया था चार्ल्स डिकेंस ने 1858 में। अब जब इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा इसके बाद ये बहुत सारी जगहों पर घूमे। 1859 में इन्होंने अपना मास्टरपीस वर्क अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा। फिर 1861 में इन्होंने अपना दूसरा मास्टरपीस वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा। अ टेल ऑफ टू सिटीज एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसकी 200 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये बेस्ट सेलिंग नोवेल ऑफ ऑल टाइम बन गई। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी सही निकली। 9 जून 1865 को डिकेंस नेली के साथ में लौट रहे थे पेरिस से। अनफॉर्चुनेटली इनकी ट्रेन क्रैश हो गई, आगे के सारे डिब्बे गिर गए और फर्स्ट क्लास के डिब्बे बच गए जिसमें चार्ल्स डिकेंस बैठे थे। तो ये तो बच गए, लेकिन ट्रेन क्रैश में जो लोग घायल हुए थे तो डिकेंस ने मदद की अपनी ब्रांडी देकर, पानी देकर और बहुत सारी लाइफ्स को बचाया। उस वक्त तक ये अपना वर्क आवर म्यूचुअल फ्रेंड लिख रहे थे दोस्तों। ये इनका लास्ट वर्क था जो पूरा नहीं लिखा था इन्होंने। अब ट्रेन क्रैश के बाद में डिकेंस बहुत नर्वस हो गए थे और ट्रेन में सफ़र करने से घबराने लगे थे। फिर दूसरी बार ये जब यूएस गए तो रैल्फ वाल्डो एमर्सन, इसके बाद ये दूसरी बार यूएस गए थे तो वहाँ पर रैल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी वाटवर्थ लॉन्गफेलो और पब्लिशर जेम्स थॉमस फील्ड से मिले। फिर जून 1870 में इनकी डेथ हो गई। वेस्टमिंस्टर एबी पार्ट्स कॉर्नर में इनको दफनाया गया और चार्ल्स डिकेंस के आखिरी शब्द थे ऑन द ग्राउंड। अब लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो ये किस टाइप के लिटरेचर से इन्फ्लुएंस थे? सबसे पहले तो पिकरैक्स नोवेल्स, ये जो ट्रेडिशन था इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा मेलोड्रामा, नोवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी जो सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग वगैरह लिखते थे, और द अरेबियन नाइट्स, लॉरेंस स्टर्न, हेनरी फील्डिंग, सॉमलेट, रिचर्डसन, इन सब के ट्रेडिशन को फॉलो किया डिकेंस ने। हेनरी फील्डिंग की जो नोवेल थी टॉम जॉन्स, उसका मेजर इन्फ्लुएंस था इन पर। फैंटेसी और रियलिज्म को दोनों को मिक्स कर देते थे। और मेलोड्रामा दोस्तों इनके बाद में नोवेल्स का ट्रेडिशन बन गया था। चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफर क्लियर टॉमलिन ने शेक्सपियर के बाद में इंग्लिश फिक्शन में ग्रेट कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने वाला, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके नाम बहुत सनकी टाइप के होते थे, ऐसे कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने वाला बताया है चार्ल्स डिकेंस को। वर्जीनिया वुल्फ इनके लिए लिखती हैं कि हमको अपनी साइकोलॉजी की जियोग्राफी को फिर से रिमॉडल यानी कि फिर से तैयार करना पड़ेगा अगर हम डिकेंस को पढ़ते हैं। तो टी.एस. एलियट बोलते हैं, एक्सेल्ड इन कैरेक्टर्स इन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी देन ह्यूमन बीइंग। इनको दोस्तों लंदन का मैजिक लालटेन माना जाता है जिन्होंने बहुत से लोगों की नोवेल्स को इंस्पायर किया है। और एक खास बात, ये अपने वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को डालते थे। जो कुछ इन्होंने अपने रियल लाइफ में देखा था, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स को ही उठाते थे, डिजाइन करते थे, खास करके अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को, एक्सपीरियंसेस को। 1913 में इनकी पिकविक पेपर्स पर एक साइलेंट फिल्म भी बन चुकी है और इनके जीते जी भी काफी इनके वर्क्स पर फिल्में बन चुकी थी। फिलिप कॉलिंस ने इनके वर्क ब्लीक हाउस को इनका एक क्रूशियल आइटम माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ इनके लिए बोलते थे, वेरी टॉकेटिव, वल्गर यंग पर्सन।
जॉर्ज मेरेडिथ के हिसाब से इंटेलेक्चुअली लैकिंग। हेनरी जेम्स इनके लिए बोलते थे द ग्रेटेस्ट सुपरफिशियल नोवेलिस्ट, यानी कि ऐसा नोवेलिस्ट जो सीरियस ना हो। वर्जीनिया वुल्फ को इनके वर्क्स पसंद भी थे और पसंद नहीं। अब बात करते हैं विलियम मैकपीस थैकरे की। इनका जन्म हुआ था इंडिया कलकत्ता में और इनका पेन नेम था आर्थर पेंडेनस। इनका फेमस वर्क है द वैनिटी फेयर। इनका बेस्ट वर्क माना जाता है दोस्तों, एक ऐसी नोवेल जिसे नोवेल विदाउट हीरो कहा जाता है। नोवेल का टाइटल जो आया था वो आया था जॉन बनियन के वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है हिस्ट्री ऑफ पेंडेनस को। एक हिस्टोरिकल नोवेल भी लिखी थी हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड। इनके अलावा एंथनी ट्रॉलॉप, इनको दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ थैकरे कहा जाता है। उन्होंने 6 नोवेल्स की एक सीरीज लिखी थी जिनको बर्थशायर नोवेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फीमेल राइटर मैरी एन एवांस, जिनको जॉर्ज इलियट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जॉर्ज इलियट के पेन नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। नोवेल्स, इनके वर्क्स लार्जली वारविकशायर में बेस्ड होते थे एक जगह पर, और साइकोलॉजिकल और मॉरल इश्यूज के साथ में डील करती थी इनकी नोवेल्स। फेमस वर्क है एडम बीट जो कि 1859 का फेमस वर्क है। द मिल ऑन द फ्लॉस 1859 का वर्क है जो कि काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। साइलस मार्नर, बच्चों को पढ़ाया जाता है। मिडिल मार्च स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ 1871-72 का वर्क है, एक एपिक नोवेल है दोस्तों ये। डैनियल डेरोंडा 1876 का वर्क है रोमोला, जो कि एक हिस्टोरिकल नोवेल थी दोस्तों। और एक वर्क का नाम जरूर नोट कर लेना, सिली नोवेल्स एंड लेडी नोवेलिस्ट, जिसके अंदर इन्होंने अटैक किया था उन नोवेल्स पर जो एक्सपेक्ट की जाती थी कि औरतों ने लिखी है, जैसे कि पैमेला, क्लैरिसा, मॉल फ्लैंडर्स, ऐसी नोवेल्स, जबकि एक्चुअली वो नोवेल्स लिखी गई थी आदमियों के द्वारा, आदमियों ने लिखा था। ये एक ऐसे था जिसके ज़रिए वो बताना चाहती हैं कि औरतें भी इक्वली सोच सकती है फिक्शन एक आदमी की तरह। इनके बाद आते हैं जॉर्ज मेरेडिथ, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने साइकोलॉजिकल नोवेल्स लिखना शुरू किया था। इनका बेस्ट वर्क था द ईगोइस्ट, जो कि एक ट्रैजिक कॉमिक नोवेल थी, और एडवेंचर्स ऑफ हेनरी रिचमंड। इनका एक 50 सोनेट्स का कलेक्शन है जिसका नाम है मॉडर्न लव। बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के फ्रेंड, नोवेलिस्ट और प्लेराइट विल्की कॉलिंस की, जिन्होंने द वुमेन इन वाइट नाम के वर्क को लिखा था। दोस्तों ये एक सेंसेशनल और गॉथिक नोवेल थी उस टाइम की। ये एक अर्ली एग्जाम्पल माना जा सकता है डिटेक्टिव फिक्शन का। फर्स्ट मिस्ट्री नोवेल कहा जाता है इनको। इसी नोवेल की तरह एक और सेंसेशनल नोवेल थी द मूनस्टोन, जिसको लिखा था 1868 में। इस वर्क को फर्स्ट डिटेक्टिव नोवेल माना जाता है। ऊपर वाली को कहा जाता है फर्स्ट मिस्ट्री नोवेल, इसको कहा जाता है फर्स्ट डिटेक्टिव नोवेल। दोस्तों नेक्स्ट रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, RL स्टीवनसन भी कहा जाता है इनको, जो कि एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट थे, एसेस्ट थे, पोएट थे, और अपनी शॉर्ट स्टोरी हाउ टू लिव टू बी 200 इनसे फेमस है। तो ये जो थे बच्चों के लिए ज़्यादातर नोवेल्स लिखते थे अनरियलिस्टिक टाइप की, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड 1886 का फेमस वर्क है इनका। नेक्स्ट लेविस कैरॉल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड नाम के वर्क को लिखा है, जो कि एक फैंटेसी स्टोरी है 1865 की, बहुत ही फेमस स्टोरी है दोस्तों। थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 का एलिस इन वंडरलैंड का सीक्वल है दोस्तों ये। इनकी एक फेमस पोएम भी है दोस्तों 1854 की, एंजल इन द हाउस। अभी इसी से रिलेटेड एक वर्क पढ़ा है, आप बताओ मुझे कौन सा वर्क पढ़ा है मैंने। बात करें सैमुअल बटलर की, तो दोस्तों इनको लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस कहा जाता है, लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस। और एलिजाबेथ गैस्केल, जिनका वर्क है मैरी बर्टन, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है 1848 का। सिल्वियाज लवर 1863 का वर्क है। रुथ 1853 का। 1851 और 53 का वर्क है इनका मास्टरपीस वर्क है क्रैनफोर्ड। विक्टोरियन एज में 3 सिस्टर्स भी थी, एन ब्रॉन्टी, शार्लोट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी। इन तीनों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। 19th सेंचुरी में एक लिटरेरी फैमिली थी इंग्लैंड के कंट्री साइड वाले इलाके में, जिसमें 3 सिस्टर्स थी, शार्लोट, एमिली और एन ब्रॉन्टी। आज ये तीनों लिटरेचर की वेल नॉन पोएट्स और नोवेलिस्ट हैं। इनके साथ दूसरी फीमेल राइटर्स की तरह ये अपने वर्क्स को दूसरे नामों से पब्लिश करवाती थी। इन तीनों ने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाने के लिए अपने नाम रखे थे कर, एलिस और एक्टन। तीनों ने आदमियों का नाम रख लिया था और उस हिसाब से अपने वर्क्स को, पोएम्स को पब्लिश करवाया था, और बाद में नोवेल्स को भी। ये तीनों अपने एक एक मास्टरपीस के लिए जानी जाती है, एक एक नोवेल के लिए जानी जाती है। इन तीनों में दोस्तों अपने टाइम में शार्लोट ब्रॉन्टी की जो नोवेल थी जेन एयर, ये सक्सेसफुल रही थी, जबकि एमिली ब्रॉन्टी की वुदरिंग हाइट्स और एन ब्रॉन्टी की द टैलेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, इन दोनों नोवेल्स को बाद में लिटरेचर में मास्टरपीस एक्सेप्ट किया गया। तीनों सिस्टर्स का एक भाई भी था, ब्रिनवेल, जो
इनसे बहुत क्लोज था, बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था और इनकी इमेजिनेशंस को डेवलप करवाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इनकी जो मदर थी उनकी तो डेथ हो ही गई थी कैंसर की वजह से, जबकि इनकी 2 बड़ी बहनें, उनकी भी डेथ हो गई थी बहुत ही कम एज में। इन 2 बहनों की डेथ से इन तीनों की राइटिंग्स पर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ दोस्तों, खास करके शैर्लोट ब्रॉन्टे की राइटिंग पर। दूसरी चीज़, ये तीनों बिल्कुल सबसे अलग आइसोलेटेड माहौल में बड़ी हुई थी, हार्वर्ड नाम की जगह पर, जहाँ पर अभी एक म्यूजियम है और हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं इस म्यूजियम को देखने के लिए। ये ब्रॉन्टी फैमिली एक्चुअली आयरिश थी। इनके फादर का नाम था पैट्रिक ब्रॉन्टी, जो कि आयरलैंड से थे, और इनके फादर का नाम ब्रॉन्टी भी था और प्रॉन्टी भी था। प्रॉन्टी बोल लो या ब्रॉन्टी बोल लो, लेकिन इन्होंने खुद ने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लिया, वाई की जगह ई लगा दिया। पैट्रिक ब्रॉन्टी ने कैम्ब्रिज से एजुकेशन ली थी, तब इनका नाम आयरिश लग रहा था, तभी इन्होंने स्पेलिंग को चेंज किया था। फिर बीए किया और कॉटेज पोएम नाम का एक वर्क लिखा और पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर वगैरह, तो ये भी लिटरेचर से जुड़े हुए थे। 1812 में मारिया ब्रेनवेल से इनकी शादी हुई, जिसके बाद ये एक अलग सी जगह पर चले गए, जहाँ इनके 6 बच्चे हुए, लेकिन 1821 में मारिया की डेथ हो गई। तो मारिया की डेथ के बाद में मारिया की सिस्टर एलिजाबेथ ब्रेनवेल वो यहाँ पर आ गई, यानी कि पैट्रिक की सिस्टर इन लॉ, और बच्चों को संभालने लगी। बहुत ही अच्छी तरह से एलिजाबेथ ने यहाँ पर बच्चों की केयर की, और पैट्रिक वो सब कुछ ला कर देते थे अपने बच्चों को जो चाहिए होता था, बुक्स, टॉयज़ वगैरह, और पूरी फ्रीडम और अनकंडीशनल लव मिला था ब्रॉन्टे सिस्टर्स को। अब इसके बाद पैट्रिक क्या करते थे, सरमन्स वगैरह देने जाते थे। इस बीच ये तीनों बेटियां, एमिली, शैर्लोट और एन, ये तीनों अपने भाई ब्रेनवेल की देखरेख में रहती थी। और इनकी आंट जो थी वो अपनी सिस्टर की डेथ के बाद में यहाँ पे आ गई थी इनको संभालने के लिए। वो पैट्रिक की हेल्प करने लगी। ब्रॉन्टे सिस्टर्स इनको बोलती थी आंट ब्रेनवेल। इन्होंने इनको पढ़ाया था, बुक्स दी थी, और बड़ी अच्छी लेडी थी जिन्होंने अपनी लाइफ को इन बच्चों को दे दिया। शादी भी नहीं की और कभी वापस भी नहीं गई। फिर 1842 में इनकी भी डेथ हो जाती है, और जाते जाते भी इनके पास जो कुछ भी था ये इन तीनों सिस्टर्स में बांट गई। अब इन तीनों सिस्टर्स की सबसे बड़ी बहन जो थी मारिया इनकी सबसे बड़ी बहन थी। उसकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई थी। तो शैर्लोट बोलती है कि वो बहुत ही सेंसिटिव थी, पढ़ना उसको बहुत पसंद था, लेकिन 11 साल की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसकी डेथ हो गई। उससे छोटी थी एलिजाबेथ, वो 10 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद आती है शैर्लोट, जो कि एक पोएट बनी और जेन एयर नाम का वर्क लिखा। फिर इनका भाई ब्रेनवेल, जो कि एक पेंटर, राइटर और कैजुअल वर्कर था, लेकिन इसको अल्कोहल की गंदी आदत थी। 31 साल की एज में ये भी गुजर गया। फिर इसके बाद आती है एमिली जेन ब्रॉन्टी और फिर एन ब्रॉन्टी। ये आपस में 6 सिबलिंग्स थे, जिनमें से 2 सिस्टर्स तो पहले ही गुजर चुकी थी। उसके बाद ये 4 बचते हैं। उसके बाद एक एक करके इनकी भी डेथ हो गई। अब दोस्तों, पैट्रिक ब्रॉन्टी के सामने ये चैलेंज था, इनके फादर के सामने ये चैलेंज था कि इन लड़कियों को एजुकेशन कैसे दे, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से थे और इनके कोई कनेक्शंस भी नहीं थे इतने खास कि ये फीस दे सके। फिर 1824 में इन्होंने अपनी 4 एल्डेस्ट डॉटर्स को, जिस वक्त इनकी बेटियों की डेथ नहीं हुई थी उस वक्त, ऑवन ब्रिज नाम के स्कूल में डाला। लेकिन फिर मारिया और एलिजाबेथ, जो सबसे बड़ी सिस्टर्स थी, 2 सबसे बड़ी सिस्टर्स, वो बीमार पड़ गई, तो उनको निकाल दिया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो गुजर गए। उनकी डेथ के बाद में शैर्लोट और एमिली को भी स्कूल से बाहर निकाल लिया गया। 2 बड़ी बहनों को खो देने से इन सिस्टर्स को चोट पहुंची थी, और वो चीज़ आप शैर्लोट ब्रॉन्टे की जो नोवेल है जेन एयर, उसमें देख सकते हो। अब जब शैर्लोट 14 साल की थी तो उसे एक स्कूल में भेजा गया। मार्गरेट वुलर नाम की एक लेडी थी, उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था शैर्लोट में। उस वक्त एमिली और एन घर पर थी। शैर्लोट वहाँ पर हैप्पी थी, अच्छी एजुकेशन ले रही थी, और वहाँ पर इसने अपने दोस्त बना ली। लेकिन उसके बाद ये एजुकेशन लेकर के वहाँ से अपने घर वापस आ गई। अब मिस वुलर ने शैर्लोट को अपनी असिस्टेंट बना लिया, एक ऑफर दिया था, तो शैर्लोट बन गई उनकी असिस्टेंट। तो एमिली भी उस वक्त शैर्लोट के साथ में गई। ये मकसद था कि एमिली को भी एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन शैर्लोट की जितनी सैलरी थी उससे फीस बहुत ज़्यादा थी। बहुत ही कम एज में राइटिंग की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। पहले राइटिंग को ये एक गेम की तरह लेती थी, बाद में इनका पैशन बन गया। एमिली और एन ने मिलकर, दोस्तों, जब इनकी सिस्टर शैर्लोट बाहर पढ़ने गई थी, एमिली और एन ने मिलकर एक गॉन्डल नाम का आइलैंड बनाया था। इसका नाम नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी बात है। एमिली और एन ने मिलकर एक फिक्शनल आइलैंड बनाया जिसका नाम था गॉन्डल। वहाँ पर सिर्फ वुमेन रूल कर सकती थी, सिर्फ औरतों का राज रह सकता था। उनके फादर उस टाइम पर ब्लैकवुड्स मैगजीन पढ़ते थे। वो मैगजीन और ज्योग्राफी के लिए सिस्टर्स गोल्डस्मिथ की ग्रामर ऑफ जनरल ज्योग्राफी ये सब पढ़ते थे। इसके अलावा इन पर इन्फ्लुएंस था लॉर्ड बायरन का, खास करके शैर्लोट और उसके भाई पर इन्फ्लुएंस था लॉर्ड बायरन का। वहीं से दोस्तों इन्होंने बायरोनिक हीरो का आइडिया लिया। ब्रॉन्टे की जो नोवेल है वदरिंग हाइट्स, उसके अंदर हीथक्लिफ का कैरेक्टर और जेन एयर के अंदर मिस्टर रॉचेस्टर का कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स को देखकर ऐसे लगता है ये बायरोनिक हीरो है। अभी दूसरे वर्क्स जैसे थाउजेंड्स ऑफ वन नाइट्स ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया। लॉर्ड बायरन के अलावा दूसरे जो थे जिनका इन पर इन्फ्लुएंस था सबसे ज़्यादा, वो थे जॉन मार्टिन। तो लॉर्ड बायरन और जॉन मार्टिन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी है इन तीनों पर, ये चीज़ याद रखना।
जबकि एन ब्रॉन्टी ने जो अपने वर्क्स लिखे उन पर गॉथिक नॉवेल्स का बहुत इन्फ्लुएंस था। गॉथिक नॉवेल्स जो कि लिखी थी एन रैडक्लिफ ने, हॉरेस वालपोल, मॉन्क लेविस, ये सब उस वक्त गॉथिक वर्क्स लिखते थे, तो इनका इन्फ्लुएंस था एन ब्रॉन्टी पर, और सर वॉल्टर स्कॉट का भी। इनके लिटरेरी करियर की बात की जाए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इच्छा थी शैरलोट ब्रॉन्टी की लिखने की, लेकिन उस वक्त लिटरेचर और पोएट्री लिखना सब आदमियों का काम था, लड़कियों का नहीं, ऐसा समझा जाता था। लेकिन शैरलोट ब्रॉन्टी डिस्करेज नहीं हुई। एक दिन उसने एमिली की नोटबुक देखी, उसके अंदर बहुत सारी कुछ ब्यूटीफुल पोएम्स थी। शैरलोट ने इन तीनों सिस्टर्स का जॉइंट पब्लिकेशन पब्लिश करवाने के बारे में सोचा। अब इन तीनों ने अपनी पोएम्स को इकट्ठा किया। उसके बाद में शैरलोट पब्लिशर को ढूंढने लगी। पब्लिशर मिल भी गया, लेकिन वो इनके वर्क्स को छापने को तैयार हो गया, ऑथर के खुद के रिस्क पर। इन तीनों ने उन पोएम्स को पब्लिश करवाने के लिए आदमी वाले अपने नाम रख लिए। मैंने आपको बताया था कर, एलिस और एक्टन, इन नामों से पब्लिश करवाई। लेकिन इनकी पोएट्री की बुक को कुछ खास अटेंशन नहीं मिली, सिर्फ 3 ही कॉपीज बिकी। फिर इन तीनों ने पोएट्री छोड़कर प्रोज लिखना शुरू कर दिया और अपनी अपनी बुक्स लिखने लगी। ये तीनों अपना काम सीक्रेटली करती थी और रात को आपस में ये अपने वर्क्स को डिनर टेबल पर डिस्कस करती थी। 1847 में इन तीनों के वर्क सामने आते हैं बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद में। फिर से पब्लिशर ढूंढने का काम, फाइनली इनको पब्लिशर स्मिथ मिला। जेन एयर सक्सेसफुल हो गई उस वक्त, लेकिन एमिली ने अपना अलग पब्लिशर ढूंढा। फिर क्या अफवाहें फैलने लगी कि ये तीनों वर्क्स एक ही ऑथर ने लिखे हैं, एमिली ने। थॉमस कॉटलर ने वदरिंग हाइट्स को पब्लिश करवाया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी बहुत बुराई की। इस वर्क को ब्लैक रोमांटिसिज्म का वर्क माना जाता है दोस्तों, वदरिंग हाइट्स को। लेकिन फिर 1848 में द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल ये पब्लिश हुई, इसकी तारीफ हुई। इसके बाद दोस्तों इस वर्क के बाद में एन की डेथ हो जाती है। तो एन ब्रॉन्टी का ये जो वर्क है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, क्रिटिक्स ने इसको फर्स्ट सस्टेन्ड फेमिनिस्ट नोवेल माना है। इन तीनों सिस्टर्स को जेन ऑस्टन की तरह ही घर में ही एजुकेशन मिली थी। इन तीनों में से शैरलोट को अपनी 2 बड़ी सिस्टर्स की डेथ का बड़ा दुख था। इसके लिए वो स्कूल को ब्लेम करती थी कि उस स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी बड़ी बहनों की डेथ हुई। दोस्तों इनकी जो नोवेल थी जेन एयर, इसकी सक्सेस के बाद में ये जब लंदन गई तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है, दोस्त बनी है विलियम मैकपीस थैकरे की और एलिजाबेथ गैस्किल की। वहाँ पर दोस्ती हो गई और शैरलोट ने विलियम मैकपीस थैकरे की तारीफ भी की। इसके बाद शैरलोट ब्रॉन्टी की शादी हो जाती है आर्थर बेल निकोल्स के साथ में। इसके बाद बस ये एक वाइफ बनकर रह गई कि लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। 38 की एज में इनकी भी डेथ हो जाती है दोस्तों। शैरलोट ब्रॉन्टी की डेथ के बाद में इनके फादर की रिक्वेस्ट पर एलिजाबेथ गैस्किल ने इनकी फर्स्ट बायोग्राफी लिखी थी। एलिजाबेथ गैस्किल ने शैरलोट ब्रॉन्टी की बायोग्राफी लिखी है दोस्तों, फर्स्ट बायोग्राफी। जबकि इनका भाई भी बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसके हाथ में भी बहुत सारे टैलेंट्स थे, लेकिन अल्कोहल की गंदी आदत और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। एमिली ब्रॉन्टी को भी दोस्तों किंग्स ऑफ लिटरेचर बोला जाता है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। एमिली को कभी फेम नहीं चाहिए थी, ज़रा सी भी नहीं चाहिए थी, वो बस खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लिखती थी। एमिली ने दोस्तों अपनी लाइफ में सिर्फ एक सिंगल नोवेल लिखी है, वदरिंग हाइट्स, जिसने इनको लिटरेचर की हाइट्स पर पहुंचा दिया। और पॉसिबली इन्होंने अपनी एक अनफिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट भी छोड़ी थी डेथ से पहले, लेकिन शैरलोट ब्रॉन्टी ने उसको जला दिया, क्योंकि वदरिंग हाइट्स को लेकर पहले ही बहुत ही कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो और कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी। कि इनकी तीसरी सिस्टर एन, वो अपनी 2 बड़ी बहनों की तरह इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं है, लेकिन दोस्तों इनकी डेथ के बाद में सिस्टर ने इनके वर्क को रिपब्लिश करवाया और वो आज मास्टरपीस माना जाता है। तो इन तीनों सिस्टर्स का लिटरेचर में बिल्कुल ही अलग रोल है। उसे डिस्कस करना चाहूँगा थॉमस हार्डी की लाइफ को। थॉमस हार्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे इस एज की, माइनर राइटर्स में गिना जाता है विक्टोरियन एज की इनको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों थॉमस हार्डी लेट विक्टोरियन एज के नोवेलिस्ट थे और मॉडर्न एज के पार्ट थे। अब कोई भी राइटर होता है उस पर कहीं ना कहीं अपने से पहले की एज का असर होता है, तो अपनी एज के बाकी ऑथर्स की तरह थॉमस हार्डी पर भी विक्टोरियन एज से पहले की एज, रोमांटिक एज की पोएट्री और रोमांटिक एज की नोवेल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो जून 1840 में इनका जन्म होता है एक स्टोन मेसन के घर पर। स्टोन मेसन मतलब दोस्तों जो बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर को काटते हैं उसको बोलते हैं स्टोन मेसन। तो इनकी फादर वो काम करते थे और इनकी मदर, उनका नाम था जेमिमा, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। तो हार्डी को स्कूल जाने से पहले उन्होंने ही एजुकेट किया था। शुरुआती एजुकेशन मिली थी हार्डी को अपनी माँ से। फिर 8 साल की एज में हार्डी ने स्कूल जाना शुरू किया। फिर उसके बाद आगे चल के लैटिन लैंग्वेज भी सीखना शुरू की, लेकिन इसके बाद इनकी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन रुक गई और इतनी ज़्यादा एजुकेशन इनको मिली नहीं। 16 की एज में जेम्स हिक्स नाम के एक आर्किटेक्ट के पास एक काम सीखने लगे। आर्किटेक्ट वो जो घर वगैरह बनाते हैं, तो जेम्स हिक्स के पास एक काम सीखने लगे। तो अच्छी खासी इनको ट्रेनिंग मिली थी वहाँ पर, डॉर्चेस्टर नाम की जगह पर। अब 1862 में ये जाते हैं लंदन, किंग्स कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ पर आर्किटेक्चर ही पढ़ रहे थे ये, तो वहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की तरफ से इनको प्राइज़ मिले। अभी भी लंदन में रहते हुए ये आर्किटेक्ट बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे में लंदन में क्लास डिवीज़न बहुत था,
तो क्लास डिवीज़न से ये बड़े निराश हुए और खुद को सोसाइटी में इन्फीरियर फील करने लगे। फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा सोशल रिफॉर्म लाने की तरफ। तो उस वक्त जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उनकी तरफ इनका पढ़ा। इस टाइम पर उनका एक ऐसे था ऑन लिबर्टी नाम का। 1924 में इन्होंने खुद बोला, थॉमस हार्डी ने, माय पेजेस शो हार्मनी ऑफ व्यू विथ मिल। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है थॉमस हार्डी पर। इसके अलावा हार्डी मैथ्यू आर्नोल्ड और लेस्ली स्टीफन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए इस टाइम पर। अब लंदन में रहते हुए 5 साल बाद इनको अपनी हेल्थ की फिक्र होने लगी। फिर ये डॉर्सेट लौट आए और फिर इन्होंने तय किया कि अब ये लिखेंगे। अब इसके बाद 1870 में हार्डी की मुलाकात होती है एमा गिफोर्ड से। उनसे इनको प्यार हो गया, शादी हो गई 1874 में, जिसके बाद ये आने वाले सालों में मैक्स गेट नाम के एक घर में शिफ्ट हो गए। ये घर दोस्तों खुद थॉमस हार्डी ने डिज़ाइन किया था और इनके भाई ने इसको बनाया था। और आज ये घर थॉमस हार्डी के फैंस के लिए खुला है, पब्लिक के लिए खुला है। अब लंबा टाइम साथ में रहने के बाद में 1912 में इनकी वाइफ एमा की डेथ हो जाती है। थॉमस हार्डी उनकी डेथ से बड़े इफेक्ट होते हैं। फिर 1912 और 13 में इन्होंने अपनी वाइफ की डेथ पर पोएम्स लिखी, जो दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। फिर 1914 में इन्होंने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी कर ली, जो कि इनसे एज में बहुत छोटी थी, और खुद भी ये एमिली चिल्ड्रन स्टोरीज की राइटर थी। लेकिन फिर भी हार्डी अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ से बेचैन थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पोएट्री लिखी। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया। और दोस्तों इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस चीज़ ने भी हार्डी को बड़ा इफेक्ट किया। वो बड़ा हॉरिफाइड फील करने लगे। तो इन्होंने जॉन गाल्सवर्दी, जो कि एक प्लेराइट थे, उनको लिखा, द एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल थॉट इज द ओनली पॉसिबल सेल्वेशन फॉर द वर्ल्ड। ये चीज़ उन्होंने जॉन गाल्सवर्दी को लिखी थी। इसके बाद हार्डी बीमार रहने लगे और 1928 में उनकी डेथ हो गई। इन्हीं की इच्छा पर इनको इनकी वाइफ के पास में दफनाया गया। लेकिन इनके एक फैमिली मेंबर थे सिडनी कॉकरेल, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि इनको भी वेस्टमिंस्टर एबे के फेमस पोएट्स कॉर्नर में दफनाना चाहिए, मतलब जगह मिलनी चाहिए पोएट्स कॉर्नर में। लेकिन थॉमस हार्डी का जो हार्ट था वो तो एमा के बगल में दफनाया गया, उनकी वाइफ के बगल में, और इनकी एशेस को पोएट्स कॉर्नर में। फिर इनकी डेथ के बाद में उस स्टेट के, उस घर के जो एग्जीक्यूटर थे, उन्होंने इनकी नोटबुक्स और लेटर्स को जला दिया। लेकिन इनकी 12 बुक्स सर्वाइव कर सकी। इनकी डेथ के 1 साल बाद थॉमस हार्डी की जो सेकंड वाइफ थी, इनकी सेक्रेटरी जो थी पहले, उन्होंने इनकी बायोग्राफी अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1841 से 1891 को पब्लिश करवाया। और इन्हीं की यंग जनरेशन के राइटर्स जैसे D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने इनकी तारीफ की है। आज इनका घर वगैरह सब नेशनल ट्रस्ट के हाथों में है कि आकर थॉमस हार्डी के जो पसंद करने वाले हैं उनको आकर के देख सकते हैं इस घर को। दोस्तों बात करते हैं इनकी नोवेल्स की। इन्होंने नोवेल्स लिखना कैसे शुरू किया था। इनकी फर्स्ट नोवेल थी द पुअर मैन एंड द लेडी। 1867 में इस वर्क को कंप्लीट किया था हार्डी ने, और उसको पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर्स के पास में गए। 5 पब्लिशर्स ने इस वर्क के लिए हार्डी को रिजेक्ट किया। लगभग 5 पब्लिशर्स ने कम से कम किया ही था। फिर इनके एक दोस्त थे जॉर्ज मेरेडिथ, जो खुद भी राइटिंग से जुड़े हुए थे, उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने इनको सलाह दी कि आपकी ये जो नोवेल है ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है, तो आज तो आप इसको पब्लिश करवा लोगे, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ भी पब्लिश करवाने जाओगे उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मतलब कुछ पब्लिश करवाने लायक नहीं रहोगे आज अगर इसको पब्लिश करवाया तो। इसके बाद हार्डी ने मेरेडिथ की सलाह मानी और फिर कभी उस नोवेल को पब्लिश करवाने की कोशिश नहीं की। इसकी कॉपीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हार्डी ने सोचा कि छोड़ो, मैं इसको कोई पब्लिशर से पब्लिश नहीं करवाऊंगा, अब नहीं मिल रहा तो, बल्कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म को ही बेचूंगा। फिर उसको बेचने के बाद में जब ये एडवाइस हार्डी को मिली तो उसके बाद इन्होंने उस नोवेल की लास्ट बची कॉपी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट नोवेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बाद में वहीं से आइडियाज़ उठा करके इन्होंने 2 और नोवेल्स लिखी। इन्होंने सोचा कि ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल रहेंगी। 1871 में इन्होंने डेस्परेट रेमेडीज़ नाम की नोवेल लिखी। फिर उसके बाद 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसको इन्होंने इन दोनों नोवेल्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवाया था। फिर इसके बाद ये अपनी वाइफ से मिले, उनसे शादी हुई। अपनी वाइफ एमा को कोट करने को इन्होंने एक नोवेल में ड्रॉ किया है। इन्होंने एक और नोवेल लिखी 1873 में, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। इस नोवेल को उन्होंने अपने खुद के नाम से पब्लिश करवाया। ये वो नोवेल थी जिसको खुद के नाम से पब्लिश करवाया था। दोस्तों मैंने चार्ल्स डिकेंस वाली वीडियो में बताया था कि चार्ल्स डिकेंस अपनी नोवेल्स में एक टर्म को यूज़ करते थे जिसका नाम था क्लिफ हैंगर। मैंने आपको बताया था। तो उसको माना जाता है हार्डी ने अपनी नोवेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये जो नोवेल है, इसमें ओरिजिनेट किया था। अब 1874 में हार्डी की अगली नोवेल आती है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और दोस्तों इस नोवेल को पब्लिश करवाने के बाद में ये इतनी सक्सेसफुल नोवेल रही कि इन्होंने अपना आर्किटेक्ट वाला काम छोड़ा और लिटरेरी करियर की तरफ चल दिए। और अभी अपने करियर में और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी नोवेल्स लिखनी थी। आप देखोगे हार्डी अपनी नोवेल्स में प्लॉट को बड़े अच्छे से डेवलप करते थे, मतलब ऐसे डिज़ाइन करते थे कि देखने में अच्छा लगता था। तो शायद वो इनके आर्किटेक्ट वाले काम का असर था इनकी नोवेल्स के प्लॉट को डेवलप करने पर भी। फिर इसके बाद ये वापस लंदन गए और 1878 में इन्होंने लिखी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। फिर 1882 में लिखी टू ऑन ए टावर नाम की स्टोरी को पब्लिश करवाया।
फिर उसके बाद मैक्स गेट आकर 1886 में इन्होंने लिखी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, फिर 1887 में द वुडलैंडर्स, और उसके बाद 1891 में आती है इनकी नोवेल टेल्स ऑफ द डर्बरविल्स। ये नोवेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थी। और दोस्तों एक नोवेल जो इन्होंने लिखी थी ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये इनका लास्ट वर्क माना जाता है। मतलब कि इसके बाद हार्डी ने नोवेल्स लिखना छोड़ दिया था। इसका रीज़न क्या था? 1895 का ये वर्क था थॉमस हार्डी का, तो विक्टोरियन एज में ही इसको पब्लिश करवाया था। अब उस वक्त विक्टोरियन एज चल रही थी, उस वक्त ऐसी नोवेल थॉमस हार्डी ने पब्लिश करवा दी, तो उस वक्त बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला विक्टोरियन पब्लिक से। इस नोवेल को बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला क्योंकि इस नोवेल में सेक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर और मैरिज को लेकर ऐसी ऐसी बातें की गई। इस नोवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर और एक नोवेल टेल्स ऑफ द डर्बरविल्स, इन दोनों को बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी। लेकिन दोस्तों बड़ी फेमस नोवेल्स हैं ये दोनों। इस वक्त तक भले ही हार्डी सेलिब्रिटी बन गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा नेगेटिव रेस्पॉन्स इनको मिला। हालांकि ये रियलिस्ट नोवेल लिखते थे जो विक्टोरियन इंग्लैंड में है उसकी लाइफ को ही दिखाते थे, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब चीज़ें दिखाते थे। लेकिन फिर भी इनकी ज्यूड द ऑब्सक्योर को इतना नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, यही रीज़न था कि इनको नोवेल राइटिंग छोड़नी पड़ी। इसके बाद 1898 से 1828 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं होगी तब तक हार्डी ने लगभग 8 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को पब्लिश करवाया। और पोएम्स में भी इन्होंने कम काम नहीं किया, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं दोस्तों अपने लाइफ टाइम में। 1898 में हार्डी ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को वेसेक्स पोएम्स नाम से पब्लिश करवाया था। और ये हार्डी की उन पोएम्स का कलेक्शन था जिनको लगभग ये पिछले 30 सालों से लिख रहे थे। लोगों ने इनकी ज्यूड द ऑब्सक्योर को देखकर बोला कि आप नोवेल्स लिखना छोड़ दो। C.H. सिजन ने इनकी नोवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर के लिए बोला था सुपरफिशियल एंड अपसर्ड, जिसके बाद हार्डी ने नोवेल्स को लिखना छोड़ दिया। और पोएम्स भी दोस्तों जो इन्होंने लिखी तो बहुत सारी वैरायटीज़ में लिखी, जैसे लिरिक, बैलेड, सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक ड्रामा। तो ये अभी भी ट्रेडिशनल पार्ट्स की तरह बैलेड्स लिख रहे थे। और दोस्तों वार पोएम्स भी इन्होंने लिखी। इनकी द मैन ही किल्ड नाम की पोएम थी जिससे रूपर्ट ब्रूक बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसने रूपर्ट ब्रूक को बड़ा इन्फ्लुएंस किया। और ये अपनी पोएम्स में एक ऑर्डिनरी सोल्जर का पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे। और दोस्तों इनकी पोएट्री का सबसे बेस्ट कलेक्शन था पोएम्स ऑफ 1912 एंड 13। ये इनकी वाइफ की डेथ के बाद में लिखा था। इनकी पोएम्स को विक्टोरियन एज में तो सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन आज ये 20th सेंचुरी के ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इनकी पोएम्स ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.H. ऑर्डन, डेरन थॉमस और स्पेशली फिलिप लार्किन, इन सबको इन्फ्लुएंस किया है। कुछ हद तक विलियम बटलर यीट्स की पोएम्स में भी आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और दोस्तों इनकी नोवेल्स की सेटिंग होती थी वेसेक्स नाम की जगह पर, जो कि एक एंग्लो सैक्सन किंगडम था। अब हार्डी ने किस किस पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है? सबसे ज़्यादा दोस्तों D.H. लॉरेंस। इन्होंने थॉमस हार्डी की स्टडी की और उन्हें पसंद था कि हार्डी कितने अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करते थे। और उनके वर्क्स, D.H. लॉरेंस के वर्क्स जैसे रेनबो और वुमेन इन लव, नोवेल्स की डेवलपमेंट में हार्डी की नोवेल्स का बड़ा रोल है। हार्डी अपनी नोवेल्स को वेसेक्स नोवेल्स बुलाते थे और उन्होंने उस जगह का मैप भी प्रेजेंट किया है। अब ऐसे में दोस्तों 1903 से 1908 के बीच में हार्डी ने एक पोएटिक ड्रामा भी लिखा था, पब्लिश करवाया था, जो कि 3 पार्ट्स में है। इस ड्रामा का नाम है द डायनेस्ट। ये जो ड्रामा है इसमें 19 एक्ट्स हैं और 130 सीन्स हैं। कमाल है। और इन्होंने नेपोलियनिक वॉर्स को भी दिखाया है। ये बहुत ही लंबा ड्रामा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन लोग इसको पढ़ने के लिए भी एक्साइटेड थे। ऐसे दोस्तों थॉमस हार्डी एक ग्रेट पोएट बने थे अपनी वाइफ एमा की डेथ के बाद। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, सारे चार्ट समझ में आए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।